जय हिंद। वेलकम टू एस फिजिक्स। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स के बारे में पढ़ेंगे और ये वन शॉट वीडियो होगा। कोशिश मैं ये करूंगा कि कम से कम टाइम में आपको अधिक से अधिक नॉलेज जो है वो दिया जाए एंड हम लोग विदाउट वेस्टिंग टाइम वी विल स्टार्ट द टॉपिक। तो सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स, सुपरपोजिशन क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा वेव्स एक दूसरे के ऊपर कंबाइन होती हैं, एक दूसरे से कंबाइन होती हैं, दैट फिनोमेना इज नोन एज द सुपरपोजिशन। तो हमें कॉम्बिनेशन ऑफ वेव्स पढ़ना है इस टॉपिक में और अलग अलग कॉम्बिनेशन होगा, लाइक उनके एम्पलीट्यूड्स अलग अलग होंगे, उनके पीरियड्स जो है टाइम पीरियड वो अलग अलग हो सकते हैं, उनकी फ्रिक्वेंसीज अलग हो सकती हैं। तो ऐसे पॉसिबल केसेस क्या होंगे वो सब हम इस टॉपिक में स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करेंगे अबाउट द जनरल इक्वेशन फॉर द प्रोग्रेसिव वेव। तो जनरल इक्वेशन ऑफ द प्रोग्रेसिव वेव, प्रोग्रेसिव वेव है, प्रोग्रेसिव वेव का मतलब क्या होता है? विच is progressing continuously, any wave which is moving continuously, that is called the progressive wave। तो ये अगर कोई वेव है जो साइन का फंक्शन फॉलो करता है तो हम ऐसे वेव को क्या बोल सकते हैं? प्रोग्रेसिव वेव, लाइक दिस, जो साइन का फंक्शन फॉलो करे, ठीक है, साइन या कॉस का, नेवर एंडिंग वेव, दैट इज कॉल्ड द प्रोग्रेसिव वेव। तो ये हमारा प्रोग्रेसिव वेव है, ठीक है, दिस इज द प्रोग्रेसिव वेव। अब प्रोग्रेसिव वेव जो सबसे जनरल इक्वेशन है इसका, दैट इज y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। हमने बताया ना साइन का फंक्शन फॉलो करेगा, साइन का ग्राफ, दैट इज द रीजन हम लोग इसे साइनोसॉइडल भी बोलते हैं। ये बेसिक मैं बता रहा हूं, उसके बाद हम लोग डायरेक्टली टॉपिक के ऊपर चलेंगे। तो a यहाँ पे एम्पलीट्यूड है और ओमेगा जो है इसका एंगुलर वेलोसिटी है, राइट। तो इक्वेशन क्या हमारा? y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। इफ वेव स्टार्ट फ्रॉम ओरिजिन, अगर वेव ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, ओरिजिन ये यहां से स्टार्ट हुआ, तो इक्वेशन ऑफ द वेव इज गिवन बाय y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। आपने पढ़ा है ऑलरेडी कि व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, ये जो है मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन, दैट टर्म इज द एम्पलीट्यूड। तो ये हमारा एम्पलीट्यूड है और ओमेगा क्या है? ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर वेलोसिटी, राइट, ओमेगा इज द एंगुलर वेलोसिटी। तो इसका इक्वेशन हमारा क्या हो गया? y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। अगर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ तो ये बेसिक टर्म्स है जो हम सबसे पहले इसको कवर कर रहे हैं। तो बेसिक, अगर ओरिजिन O से स्टार्ट हुआ तो इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। बट अगर हम एज्यूम कर ले कि अगर पार्टिकल जो है A से स्टार्ट हो रहा है, यहां से ऐसे स्टार्ट हो रहा है, तो इतना पार्ट इसका लैग कर गया, ये पार्ट हमारा पाथ डिफरेंस है और पाथ डिफरेंस विल क्रिएट द फेज डिफरेंस। तो अब उसका इक्वेशन क्या होगा हम आगे डिस्कस करेंगे कि अगर ये ओरिजिन के अलावा कहीं और से स्टार्ट होता है तो इसका इक्वेशन क्या होगा। तो वी विल सी दैट पार्ट आल्सो। सो हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। पाथ डिफरेंस क्या है? व्हाट इज द पाथ डिफरेंस? टर्म्स है पाथ डिफरेंस, it is the linear displacement between two particles. What is the path difference? Linear displacement between two particles is called path difference। और path difference को usually हम कैसे represent करते हैं? x से। path difference is represented by x। अब phase difference क्या है? phase difference is the angular displacement between two particles। दो पार्टिकल के बीच का जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, दैट इज कॉल्ड द फेज डिफरेंस। अब आगे मैंने इसी में बताया हुआ है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फेज डिफरेंस एंड पाथ डिफरेंस। फेज डिफरेंस और पाथ डिफरेंस में क्या रिलेशन है, तो वो रिलेशन हमने यहाँ पे निकाला हुआ है। जस्ट आप यहाँ देख सकते हैं कि हम एज्यूम कर लेते हैं कि अगर कोई एक पार्टिकल जो है ओरिजिन से स्टार्ट हुआ, कहाँ से? ओरिजिन से, तो उसका इक्वेशन क्या है हमारा? y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t। बट अगर कोई पार्टिकल मान लेते हैं हम C से स्टार्ट हो रहा है, C से, तो इतना पार्ट इसका लैग हो गया और ये हमारा पार्ट डिफरेंस हो गया, ठीक है, पार्ट डिफरेंस। तो हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है यूनिटरी मेथड के फॉर पाथ डिफरेंस लेमडा। हम लोग ये देखें कि एक वेव कहाँ पे कंप्लीट हो रही है, एक वेव जो है
ऐसा हमारा एक वेव हो गया। एक वेव हमारा यहाँ पे कंप्लीट हो रहा है, तो एक वेव का लेंथ इज कॉल्ड वेवलेंथ एंड दैट वेवलेंथ इज लैम्डा, राइट, दैट वेवलेंथ इज लैम्डा। और अगर एक वेव कंप्लीट हुआ तो हम अगर ध्यान से देखें, ये हमारा साइकिल है और ये वेव कंप्लीट हुआ मतलब टोटल एंगल कितना हो गया 360 डिग्री, राइट, वन साइकिल हैज बीन कंप्लीटेड, तो ये 360 हो गया। तो यहाँ एंगल कितना बना 2 पाई रेडियन, 360 डिग्री इज नथिंग बट 2 पाई रेडियन। ये देखे ना, ये क्रेस्ट और ये ट्रफ मिलके एक वेव हो गया, तो 2 पाई रेडियन, राइट। तो 2 पाई रेडियन के लिए जो पाथ डिफरेंस है वो लेमडा है, तो हमने वही लिखा है, फॉर पाथ डिफरेंस लेमडा, फेज डिफरेंस इज 2 पाई रेडियन। और अगर पाथ डिफरेंस 1 हो जाए, यूनिटरी मेथड वी आर अप्लाइंग, यूनिटरी मेथड, तो अगर ये 1 हो गया तो ये कितना आ गया 2 पाई बाई लेमडा रेडियन, राइट। और अगर पाथ डिफरेंस हमारा x है तो वी विल मल्टीप्लाई दिस टर्म बाय x, इसको x से हम मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें रिलेशन मिल गया। क्या रिलेशन मिला? डेल्टा, दैट इज द फेज डिफरेंस, इज इक्वल्स टू 2 पाई बाय लेमडा इनटू x क्या है? पाथ डिफरेंस। और ये जो 2 पाई बाय लेमडा है इसे हम लोग फेज कांस्टेंट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेज कांस्टेंट, राइट, फेज कांस्टेंट। फेज कांस्टेंट k इज इक्वल्स टू 2 पाई बाई लेमडा। तो आप लोग इसको याद रखिएगा टर्म को। तो हमें इन जनरल क्या मिला? डेल्टा जो है वो फेज डिफरेंस है, x क्या है? दैट इज पाथ डिफरेंस, और 2 पाई बाई लेमडा इज फेज कांस्टेंट। तो फेज डिफरेंस इज डेल्टा विच इज 2 पाई x बाई लेमडा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन। अब हम लोग अगले पार्ट पे चलेंगे। तो जो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन था, अब वो क्या हो सकता है? दैट इट कुड बी, आगे क्या हो सकता है वो पार्ट हम लोग देख लेते हैं। तो नेक्स्ट में भी, अच्छा यहाँ पे मैंने वही लिखा है कि डेल्टा जो है दैट इज 2 पाई x बाई लेमडा, या 2 पाई बाई लेमडा इनटू x। डेल्टा is phase difference, 2 pi by lambda is phase constant and x is path difference। आई होप ये पार्ट आप लोग को समझ में आया है। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पेज के ऊपर। नेक्स्ट पेज, वी विल मूव ऑन द नेक्स्ट पेज। यस, नाउ इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव। एक्चुअली जो पहला पार्ट हमने डिस्कस किया ना, उसका मेन इंटेंशन यही था कि डेल्टा एक्चुअली क्या है और डेल्टा और एक्स में क्या रिलेशन है। डेल्टा इज 2 पाई एक्स बाय लेमडा, तो वो जानेंगे तो आप आसानी से ये सब चीजें समझ सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, इफ वेव इज प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, क्या बोला है? वेव इज प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। अगर ये हमारा एक्स एक्सिस है तो ऑफ कोर्स कोऑर्डिनेट है तो ये पॉजिटिव हुआ ना, एंड वेव इज प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो इक्वेशन ऑफ वेव इज गिवन बाय, हमने क्या देखा था पीछे जो पढ़ा हमने, कि अगर ओरिजिन से स्टार्ट हुआ तो y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t होगा। यहाँ हमने तो ओरिजिन से डायग्राम स्टार्ट कर दिया, बट वेव अगर सपोज हम लोग एज्यूम कर लेते कि वेव ऐसे स्टार्ट हो रही है, यहाँ से ऐसे, ठीक है, ऐसे स्टार्ट हो रही है, तो अब वेव का इतना पार्ट लैग कर गया है ना, एक्स पाथ डिफरेंस इसका लैग कर गया है। लैग कर गया है तो हम लोग क्या कर रहे हैं? माइनस कर रहे हैं, राइट, माइनस डेल्टा। तो जो ऑफ कोर्स ना, अगर ये पार्ट हमारा लैग कर गया इतना पार्ट, तो ये तो हमारा पाथ डिफरेंस हो गया, तो इसके लिए फेज डिफरेंस क्या होगा? 2 पाई बाय लेमडा इनटू एक्स, जो कि डेल्टा होगा। तो डेल्टा विल बी फेज एंगल बाय विच इट विल लैग। ये वर्ड जरा ध्यान दीजिएगा, लैग कर रहा है मतलब पीछे छूट गया ना, पीछे छूट गया तो लैग कर गया, आगे रह गया मतलब लीड कर गया, आगे जा रहा है तो लीड कर रहा है, पीछे छूट गया तो लैग कर रहा है। तो ये फेज हमारा लैग कर रहा है, करेक्ट। तो हमने डेल्टा क्या किया? माइनस कर दिया। याद रखिएगा, इट लैग बाय फेज ऑफ डेल्टा, यहाँ मैंने लिख दिया। इफ वेव इज प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन इट विल लैग बाय फेज ऑफ डेल्टा। और इक्वेशन हमारा क्या हो गया? y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस डेल्टा।
अब इसके वेरियस फॉर्म्स है, आपको पता है ओमेगा क्या होता है, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी, ओमेगा इज 2 पाई बाई टी और डेल्टा हमने बता दिया 2 पाई एक्स बाई लेमडा। तो यहाँ ओमेगा के जगह हमने क्या सब्स्टिट्यूट कर दिया 2 पाई बाई टी और डेल्टा के जगह 2 पाई एक्स बाई लेमडा, राइट, एंटायर पार्ट। तो ये इक्वेशन क्या हो गया हमारा, y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा की जगह 2 पाई बाई टी इंटू स्मॉल टी। अच्छा, ये कैपिटल टी इज द टाइम पीरियड एंड स्मॉल टी इज द टाइम एट एनी इंस्टेंट और डेल्टा इज 2 पाई एक्स बाई लेमडा, राइट। तो यहां से इन दोनों में हम देख रहे हैं कि 2 पाई और 2 पाई कॉमन है, हम 2 पाई बाहर ले लिए तो क्या बचा टी बाई टी माइनस एक्स बाई लेमडा, एक्स बाई लेमडा। तो हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन क्या हो गया, एक और फॉर्म मिल गया हमें। ये सारे स्टैंडर्ड इक्वेशंस ही हैं जिसमें मैंने ब्रैकेट में डाला है ना, वो सारे स्टैंडर्ड इक्वेशन है। y इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी माइनस डेल्टा, और दूसरा क्या हमारा, दूसरा जो है दैट इज y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई t बाई कैपिटल T माइनस x बाई लेमडा। टर्म मस्ट बी क्लियर। या अब हम एक काम और करते हैं, यहाँ t है ना 1 अपॉन टी, इसको कर ले तो 1 अपॉन टाइम पीरियड इज फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी को हम n से रिप्रेजेंट करते हैं तो ये आ गया nt, n फ्रीक्वेंसी हो गया 1 अपॉन टाइम पीरियड इनटू t, तो nt माइनस एक्स बाई लेमडा, ये भी एक स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया। अब नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं, जो x बाई लेमडा है इसी में हम n का मल्टीप्लीकेशन और n का डिवीजन कर दे तो n और n कॉमन हो गया। यहाँ हमने वही दिखा है, n का मल्टीप्लीकेशन डिवीजन किया, फिर n और n न्यूमरेटर वाला n ये कॉमन हो गया तो क्या बचा t यहाँ पे बचा माइनस n लेमडा क्या होता है x अपॉन n लेमडा बचा ना, x अपॉन n लेमडा, बट n लेमडा v होता है, राइट, n लेमडा इज v, तो ये आ गया x अपॉन v। आई होप ये सब चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। तो एक और इक्वेशन का फॉर्मेट हो गया y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई n t माइनस x अपॉन v। अब हम लोग नेक्स्ट पार्ट के बारे में बात करें तो नेक्स्ट पार्ट भी है, नेक्स्ट पार्ट नहीं इनफैक्ट नेक्स्ट इक्वेशन का जो फॉर्मेट है, अब हमने v का यहां मल्टीप्लीकेशन कर देना है तो ये हो गया vt माइनस एक्स अपॉन v, vt माइनस एक्स अपॉन v, और फिर v को मैं इस n के साथ ले लूं तो ये हो गया n अपॉन v और यहाँ vt माइनस एक्स। आप देखिए v इज इक्वल्स टू n लेमडा हमें पता है, लेकिन हमें n अपॉन v चाहिए, तो n इधर है, v को इधर लेके गए और लेमडा इधर आया तो 1 बाई लेमडा, तो n अपॉन v इज इक्वल्स टू 1 बाई लेमडा, तो ये आ गया 2 पाई बाई लेमडा एंड यहाँ ब्रैकेट में vt माइनस x। तो ये इसके डिफरेंट फॉर्म्स है, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स, राइट, ये डिफरेंट फॉर्म्स हो गए इनके, दीज आर द डिफरेंट फॉर्म्स। तो यस, ये इक्वेशन ऑफ द वेव विच इज प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, हमने वही लिखा है, वेव इज प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। तो ये इसके डिफरेंट फॉर्म्स हैं, वेव्स के ये डिफरेंट फॉर्म्स हैं। अब हम बात करेंगे कि अगर वेव जो है इट इज प्रोपेगेटिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, राइट, अगर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जाएगा तो क्या होगा, नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, if wave is propagating in negative direction of x axis, अगर नेगेटिव डायरेक्शन, अभी हमने क्या पढ़ा था कि पॉजिटिव डायरेक्शन में जा रहा है और इट क्रिएट अ फेज डिफरेंस ऑफ डेल्टा, राइट, तो हमने बताया था लैग कर रहा है, बट अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहा है मतलब वेव ऐसे आ रहा है, ऐसे, ये ओरिजिन हो गया हमारा, तो यहां वेव आ रहा है तो लैग के जगह लीड करेगा, राइट, क्या करेगा, लीड करेगा, और लीड के केस में हम लोग फेज डिफरेंस प्लस कर लेंगे, मैंने लिखा होगा कि इफ वेव इज प्रोपेगेटिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस देन इट विल लीड बाय फेज ऑफ पाई बाय डेल्टा। तो जहां हमने वहां पे लिखा था माइनस, यहां पे इंस्टेड ऑफ माइनस वी आर राइटिंग प्लस, क्योंकि अब क्या कर रहा है, ये लीड कर रहा है, राइट,
लीड कर रहा है तो प्लस लिख दिया। तो बाकी जो हमारा पिछले में इक्वेशन था वहां जहां जहां माइनस था सब जगह हम लोग क्या लिख रहे हैं, प्लस लिख रहे हैं, बाकी कुछ नहीं कर रहे हैं, वी आर राइटिंग ओनली प्लस। तो ये इसके डिफरेंट इक्वेशंस हो गए प्लस के साथ में, वहां माइनस था यहाँ प्लस है। ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, आपको याद रखना होगा। मैं इसमें और कुछ नहीं कर रहा हूं, यहाँ पे बता रहा हूं कि अगर वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहा है देन इट विल लैग बाय फेज ऑफ डेल्टा, और वहां सब कुछ माइनस था। और अगर ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहा है तो इट विल लीड बाय फेज ऑफ डेल्टा, और सब जगह क्या आ जाएगा, प्लस आ जाएगा। ओनली दैट इज द डिफरेंस। सो अब हम लोग चलेंगे मेन पार्ट पे, दैट वी विल स्टार्ट फ्रॉम देयर। तो सबसे पहले हम बात करेंगे स्टेशनरी वेव की। स्टेशनरी वेव का दूसरा नाम है स्टैंडिंग वेव। स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव या स्टेशनरी वेव क्या होती है? अगर आप इमेजिन करिए कि एक वेव जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहा है और दूसरा आइडेंटिकल वेव जो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहे हैं, अगर दोनों सुपर इम्पोज हो गए, दोनों कंबाइन हो गए, तो एक वेव बनेगा जो हमें ऐसा लगेगा कि वो रेस्ट पे है, एट रेस्ट है। सो सच वेव्स आर कॉल्ड स्टेशनरी और स्टैंडिंग वेव। तो क्या कंडीशन हमने समझा कि अगर दो वेव्स हैं और वेव्स कैसे होने चाहिए, आइडेंटिकल। इफ टू आइडेंटिकल सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स are traveling along the same path but in opposite directions, when they superimpose together, अगर वो एक साथ combine होते हैं, they form loops and loops are appear to be at rest. Such waves are called stationary or standing wave. तो यहाँ पे हम लोग वही देख रहे हैं कि एक वेव है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहा है, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है, और दूसरा वेव है वो नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में आ रहा है। कैसे आ रहा है? नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, जस्ट वी कैन टेक इट लाइक दिस वे, ऐसे। और आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट, मतलब इनके एम्पलीट्यूड सेम है, इनका टाइम पीरियड सेम है, दोनों का टाइम पीरियड सेम है, वेवलेंथ सेम है, एवरीथिंग इज सेम, बट डिफरेंस यही है कि दे आर ट्रैवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शंस। और दोनों जब कंबाइन हुए तो क्या नजर आ रहा है हमें? लूप्स नजर आ रहे हैं, ये लूप, राइट, ये लूप। तो दे आर फॉर्मिंग लूप्स एंड लूप्स आर अपीयर टू बी एट रेस्ट। सच वेव्स आर कॉल्ड स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। तो डेफिनेशन में हमने वही लिखा है, इफ टू आइडेंटिकल SHPW stand for simple harmonic progressive waves are traveling along the same path but in opposite directions, combined together they form loops. Loops are appear to be at rest. Such waves are called stationary or standing wave. तो यहाँ पे देखें हम लोग ध्यान से, तो there is the formation of stationary wave or standing wave. अच्छा, जब ये कंबाइन हुए तो कुछ एक पॉइंट्स हमें मिले, जैसे ये पॉइंट है, यहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है और यहाँ पे एम्पलीट्यूड 0 है। तो दोज पॉइंट्स एट विच रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, दैट इज कॉल्ड एंटीनोड। दैट पॉइंट इज कॉल्ड एंटीनोड। एंड देयर आर सम पॉइंट्स एट विच द रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड इज 0, दैट इज कॉल्ड नोड। तो आगे लिखा हुआ है कि नोड और एंटीनोड क्या है। तो अब आगे हम एक लूप की बात करेंगे, ठीक है, ये तो डेफिनेशन पार्ट हो गया। एक लूप की बात करें हम लोग कि व्हेन देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ वन लूप, तो हम लोग एज्यूम कर रहे हैं कि एक वेव जो है वो ऐसे जा रही है, दिस वेव इज ट्रेवलिंग लाइक दिस वे, ऐसे, और दूसरी एक वेव है जो आइडेंटिकल है बट दैट इज मूविंग इन अपोजिट डायरेक्शन, ऐसे आ रही है। एक वेव ऐसे जा रही है ऐसे, और दूसरी वेव ऐसे आ रही है। जब ये दोनों कंबाइन होंगे तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ लूप, राइट, दो लूप बना। और वेव अगर हम ध्यान से देखें तो एक ही वेव है, ये वेव जो है ना, ये कितना है, एक ही है, और डिस्टेंस
ये क्रेस्ट बन गया वेव का, ये ट्रफ बन गया, तो क्रेस्ट और ट्रफ मिलके जो डिस्टेंस होता है दैट इज कॉल्ड वेवलेंथ। तो ये डिस्टेंस इसका कितना हो गया, वेवलेंथ हो गया, दैट इज लैम्डा, राइट। और ये स्टैंडिंग वेव की बात कर रहे हैं तो ये लूप बन गया, लूप बन गया तो कितने लूप बने, एक वेव में दो लूप बने, एक लूप ये, दिस इज वन ऑफ द लूप एंड दिस इज अनदर लूप, तो एक वेव में दो लूप बन गए, तो दो लूप का लेंथ इज वेवलेंथ, दो लूप का लेंथ इज वेवलेंथ, रिमेंबर इट, दो लूप का लेंथ इज वेवलेंथ, राइट, दो लूप का लेंथ इज वेवलेंथ। तो एक लूप का लेंथ कितना होगा, अब ये लूप है हमारा एक लूप, इट विल बी हाफ ऑफ वेवलेंथ, दो लूप का लेंथ इज वेवलेंथ, ये लेमडा हो गया, तो इसका आधा ये हुआ ना दिस पार्ट, तो आधा कितना हो गया, लेमडा बाई 2। सो रिमेंबर इट कि दो लूप का लेंथ इज वेवलेंथ, एक लूप का लेंथ इज हाफ ऑफ वेवलेंथ, दैट इज लेमडा बाई 2। अच्छा, अब मैं यहां भी बोल सकता हूं कि एक लूप का लेंथ मतलब इट इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड, एन क्या है, नोड, ए क्या है, एंटी नोड। यहां हमने बताया नोड और एंटी नोड के बारे में कि जहां पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है दैट इज एंटी नोड, और जहां पे मिनिमम होता है वहां पे नोड। तो एक लूप की बात यहां पे भी करें तो ये नोड बना, ये नोड बना, ये एंटी नोड बना, तो दो नोड के बीच का डिस्टेंस इज लेमडा बाई 2, करेक्ट, दो नोड के बीच का डिस्टेंस इज लेमडा बाई 2, और दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस ये भी लेमडा बाई 2 होगा, डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड दैट विल बी लेमडा बाई 2, एंड डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड, अगर हम इतने की बात करें, अब देखो इतना बड़ा लेंथ इज लेमडा बाई 2, तो ये उसका आधा है, तो इट विल बी लेमडा बाई 4, तो डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज लेमडा बाई 4, राइट। तो ये सारा चीज हमने यहाँ पे लिखा है कि लूप लेंथ मतलब लेंथ ऑफ वन लूप, फिर से दिखा दो, लेंथ ऑफ वन लूप मतलब वी आर टॉकिंग अबाउट दिस लेंथ, दिस लेंथ, तो ये डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स हो गया, डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स, तो एक लूप का लेंथ विल बी लेमडा बाई 2, राइट, और दो लूप का लेंथ मिलके लेमडा, दो लूप डिस्टेंस बिटवीन टू लूप्स, दो लूप मिलके वेवलेंथ लेमडा, लूप लेंथ मतलब लेंथ ऑफ वन सिंगल लूप इज लेमडा बाई 2, डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, दो नोड या दो एंटी नोड, ध्यान रहे दो नोड या दो एंटी नोड, इनके बीच का डिस्टेंस विल बी, दो नोड का बीच का डिस्टेंस भी लेंथ ऑफ लूप ही हुआ ना, तो ये लेमडा बाई 2 हो गया, and distance between node and adjacent antinode is lambda by 4, जो यहाँ पे बताया ये डिस्टेंस नोड एंड एडजेसेंट एंटीनोड, तो इट विल बी लैम्डा बाई 4। पूरे चैप्टर में हम लोग इसी के बारे में बात करेंगे, तो आप लोग को ये पार्ट बहुत अच्छे से समझ में आना चाहिए, और अगर आपको समझ में आया है तो ही आपको ये चैप्टर समझ में आएगा, क्योंकि मैं बार बार ये टर्म्स यूज करूंगा कि डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स इज लेमडा बाई, दो नोड के बीच का डिस्टेंस इज लेमडा बाई 2, नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस इज लेमडा बाई 4, तो ये टर्म्स हम बार बार यूज करते रहेंगे, तो आप लोग को ये टर्म पूरी तरह याद रहना चाहिए, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अगला जो पार्ट है हमारा नेक्स्ट पार्ट विल डिस्कस अबाउट दैट वन, वो है, अच्छा अब इसके फॉर्मेशन के बारे में बात करें तो कैसे बनता है स्टेशनरी वेव। ऑलरेडी हमने डिस्कस किया कि दो वेव चाहिए, एक जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहा है, दूसरा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहा है, और दोनों कंबाइन होंगे, देन देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव। तो वही कंडीशन लिया गया है कि कंसीडर टू आइडेंटिकल सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव हैविंग सेम एम्पलीट्यूड, they are identical in all aspects, सेम एम्पलीट्यूड इनका हमने a ले लिया, फ्रीक्वेंसी n ले लिया एंड वेवलेंथ लैम्डा ले लिया, एंड आर ट्रैवलिंग अलोंग द सेम पाथ बट इन अपोजिट डायरेक्शंस, व्हेन दे सुपरिम्पोज टुगेदर दे फॉर्म लूप्स,
तो ऑलरेडी हमने इक्वेशन पढ़ा है कि ये जो इक्वेशन है y1 इज इक्वल्स टू a sin 2 पाई nt माइनस एक्स बाय लेमडा, ये वेव किधर जा रहा है, दिस इज प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। और दूसरा एक वेव है y2 इज इक्वल्स टू a sin 2 पाई nt माइनस सॉरी प्लस एक्स बाय लेमडा, ये नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के लिए था। ऑलरेडी स्टार्ट हमने किया था ना, तो बताया था कि अगर कोई वेव इज प्रोपेगेटिंग इन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस तो उसका जो इक्वेशन होगा वो क्या होगा, y इज इक्वल्स टू a sin ओमेगा t माइनस डेल्टा। हमने ये बताया था, वहां से डिफरेंट फॉर्मेट्स निकाले थे, तो उसमें से एक फॉर्मेट ये भी था y1 इज इक्वल्स टू a sin 2 पाई nt माइनस एक्स बाई लेमडा। और नेगेटिव डायरेक्शन होगा तो माइनस के जगह प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो y, ये हमने इक्वेशन y ले लिया, ये y2 ले लिया, y1 y2, लेट y बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट। y क्या हो गया हमारा, रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट हो गया। तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन हमें क्या मिलेगा, y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। अब y1 हमारे पास दो इक्वेशन है y1 एंड y2, दोनों को हम ऐड कर लेंगे। ऐड करेंगे तो दोनों में कॉमन क्या मिलेगा, a मिलेगा, और बाद में sin c प्लस sin d का फॉर्मूला हम अप्लाई कर लेंगे। तो यहां से आगे नेक्स्ट पेज पे हम लोग चलते हैं। आई होप आप लोग को सब कुछ प्रॉपरली समझ में आ रहा होगा। सो नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पेज वी विल हैव लाइक दिस, ओके। तो अभी हमने लिखा था y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, और y1 का इक्वेशन क्या था हमारा, ये वाला, दिस इज द इक्वेशन ऑफ y1 दैट इज a sin 2 पाई nt माइनस x बाई लेमडा। और दूसरा ये y2 का इक्वेशन था विच वाज प्रोपेगेटिंग इन नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ये किसका इक्वेशन था, पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में अगर वेव ट्रैवल करता है, और ये किसका है, अगर नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में वेव ट्रैवल करता है। तो y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2, तो हमने दोनों को ऐड कर दिया। अब दोनों में कॉमन क्या है, a कॉमन है, तो a हमने बाहर ले लिया। बाकी ब्रैकेट में क्या बचा, sin 2 पाई nt माइनस एक्स बाई लेमडा, और यहां ब्रैकेट में क्या बचा, sin 2 पाई nt माइनस के जगह प्लस एक्स बाई लेमडा, राइट, यस। अब ध्यान से देखें तो ये पूरा पार्ट, ये साइन c है और ये वाला साइन d है, राइट। तो हमने फिर साइन c प्लस साइन d का फॉर्मूला पढ़ा है, साइन c प्लस साइन d इज टू साइन c प्लस d बाई 2 इंटू कॉस c माइनस d बाई 2, या d माइनस c बाई 2 भी लिख सकते हैं, दोनों है फॉर्मूला। तो ये फॉर्मूला हमने अप्लाई किया। अब हम फॉर्मूला अप्लाई करते हैं, तो फिर से ये पार्ट आप ध्यान से देखिए, यहाँ a कॉमन है, a हमने एज इट इज रखा, अब साइन इतना पार्ट हमारा c है, इतना पार्ट हमारा d है, तो साइन c प्लस d बाई 2, लेकिन c प्लस d जब करेंगे तो उसमें 2 पाई कॉमन है, तो हमने 2 साइन c प्लस d बाई 2 में से 2 पाई कॉमन ले लिया, तो दिस प्लस दिस बाई 2, तो दिस प्लस दिस बाई 2 किया, राइट, इनटू cos c माइनस d बाई 2, तो cos c माइनस d में से वापस 2 पाई कॉमन है, और दिस माइनस दिस पार्ट। तो जब ये ब्रैकेट के पहले माइनस साइन है तो दोनों साइन क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, राइट। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर लें। अब आगे इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, देखिए, माइनस एक्स बाई लेमडा प्लस एक्स बाई लेमडा का टर्म गेट कैंसल, यहाँ एनटी माइनस एनटी गेट कैंसल, तो हमें मिला एनटी प्लस एनटी, इट बिकम्स 2nt बाई ये वाला 2, तो 2 कैंसल, मिला सिर्फ हमें एनटी मिल गया।
इस पार्ट में माइनस एक्स बाय लेमडा विल बी माइनस 2x/λ/2, क्योंकि c प्लस डी बाई 2 करना है ना, सॉरी c माइनस डी बाई 2 करना है, तो बाई 2 करेंगे तो माइनस 2x/λ इंटू 1/2, 2 कैंसिल हो गया, तो कॉस ऑफ माइनस x/λ ये बचा, cos 2 माइनस x/λ, बट आपको पता है cos ऑफ माइनस थीटा इज द cos थीटा, तो ये जो माइनस था वो प्लस में कन्वर्ट हो गया। सो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी पड़ेंगी, मैथ्स है, बेसिक मैथ्स है, राइट। तो इसलिए यहाँ cos हमारा किस में आ गया, प्लस में आ गया। तो हमें मिल गया ये स्टैंडर्ड इक्वेशन, y इज इक्वल्स टू 2a sin 2 nt cos 2πx/λ। ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन हो गया, किसका? इट इज द स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ द व्हाट? हम लोग कौन सा टॉपिक कर रहे हैं? कंबाइन कर रहे हैं, किसका? सुपरपोजिशन, राइट, सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स कर रहे हैं, ठीक है। तो ये दोनों जो वेव्स थे, एक वेव हमारा नेगेटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहा था, दूसरा पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस में जा रहा था, तो दोनों का रिजल्टेंट आया, ठीक है। तो रिजल्टेंट वेव हमें मिला जो कि स्टेशनरी वेव है या स्टैंडिंग वेव है। तो ये स्टैंडिंग वेव का हमें सबसे स्टैंडर्ड इक्वेशन आ गया। अब इस स्टैंडर्ड इक्वेशन में हम लोग कुछ एजम्पशंस कर लेते हैं, और एजम्पशन हम लोग कर रहे हैं, ये जो पार्ट है, दिस पार्ट 2a cos 2πx/λ, इसको हमने एक साथ रख दिया, और ये जो पार्ट है उसको सेपरेट कर दिया, sin 2π/nt। अब इसको हम लोग एज्यूम कर रहे हैं, इसलिए लेट लिखा है, लेट 2a cos 2πx/λ इज इक्वल्स टू r। r इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। एक्चुअल में रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या है? हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन पढ़ा था उसमें एम्पलीट्यूड क्या था? स्मॉल है, लेकिन यहाँ 2a और उसके साथ में cos का फैक्टर आ रहा है, तो इसको हमने एज्यूम किया है कैपिटल R, तो इट इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड। तो अगर इतने पार्ट को हमने R ले लिया, किसको? इतने पूरे पार्ट को R ले लिया, तो यह आ गया R sin 2π/nt, R sin 2π/nt। तो हमने क्या ऑब्जर्व किया कि ये जो इक्वेशन हमें मिला, ये भी किस टाइप का है? दिस इक्वेशन इज ऑफ द टाइप ऑफ, हमने जो स्टैंडर्ड इक्वेशन लिया था, लीनियर SHPW, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव, तो ये भी हमें वही दिखाता है। तो हमने लिखा है फाइनली कि दिस एक्सप्रेशन shows that the resultant of two simple harmonic progressive wave is also simple harmonic progressive wave। मैं पूरे पार्ट का जो PDF है वो डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे दूंगा, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे। नेक्स्ट पार्ट वी हैव, ओके, सो अगला पार्ट क्या होगा हमारा? नेक्स्ट पार्ट वी हैव, ओके, नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। तो आई होप ये सब आप लोगों को समझ में आ गया होगा, राइट। ये तो बता दिया आप बिहेवियर, फाइन। हाँ, सो हमने ये पार्ट डिस्कस कर लिया। अब हम लोग बात करेंगे कंडीशंस ऑफ एंटी नोड। फिर से मैं बता दूं, यहाँ पे डायग्राम अगर आप ध्यान से देखेंगे तो हाउ देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ नोड एंड एंटी नोड, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, दैट इज हियर, कि जब एक वेव इस डायरेक्शन में प्रोपेगेट कर रहा है ऐसे, और दूसरा वेव ऐसे प्रोपेगेट कर रहा है ऐसे, तो डायरेक्शंस इनके अपोजिट है, और जब ये कंबाइन हुए तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ स्टेशनरी वेव और स्टैंडिंग वेव। तो ये हमारा स्टैंडिंग वेव हो गया। अब स्टैंडिंग वेव में हम लोग देख रहे हैं कि
जहां पे result and amplitude is minimum, that is called node, and there are some point at which the result and amplitude is maximum, that is called antinode. तो नोड और एंटीनोड की ये कहानी है. अब इसमें हम लोग निकालेंगे कि कंडीशन फॉर एंटीनोड. तो एंटीनोड क्या है? एंटीनोड वाला पार्ट ये है जहां पे रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. सो एंटीनोड्स आर द पॉइंट्स ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट यहां पे हो रहा है, राइट? इट इज द पॉइंट ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट. और जो हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन निकाला था, इफ यू रिमेंबर, तो हमने निकाला था y इज इक्वल्स टू 2a cos 2 pi x by lambda into sin 2 pi nt, यही निकाला था. और इसको हमने क्या एज्यूम किया था? कैपिटल R. इसको क्या लिया था? कैपिटल R. तो वहां से सिंस कैपिटल R इज दिस पार्ट, दैट इज 2a cos 2 pi x by lambda. क्योंकि ये एम्पलीट्यूड बताता है ना, R क्या है? रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड. और हमें यहाँ क्या निकालना है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, बिकॉज ये कंडीशन है एंटीनोड का. एंटीनोड्स आर द पॉइंट एट विच द रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम. सो ये टर्म हो गया. तो फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमें क्या मिलेगा? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड हमारा, अब यहाँ सोचना पड़ेगा कि कॉस का जो वैल्यू होता है, कॉस 0 क्या होता है? कॉस 0 1 होता है. कॉस 0 इज 1. और कॉस 90 क्या होता है? कॉस 90 इज 0. तो अब देखें कि कॉस के किसका वैल्यू, हमें 2a चाहिए ना. हमें क्या चाहिए? 2a. मैक्सिमम 2a होगा. अरे ऊपर का a, नीचे का a, तो मैक्सिमम 2a हुआ ना. तो 2a चाहिए. ये 2a तभी होगा जब ये कॉस वाले का पार्ट का वैल्यू प्लस माइनस 1 हो जाए. कितना हो जाए? प्लस माइनस 1. तो 1 चाहिए. तो थीटा कितना होना चाहिए? 0 होना चाहिए. रिमेंबर इट. ये चीजें मैंने यहाँ पे लिखी है, ये चीजें मैंने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है. तो एज यू कैन सी कि फॉर मैक्सिमम एम्पलीट्यूड R मस्ट बी प्लस माइनस 2a, और R अगर 2a होगा तो ये वैल्यू मस्ट बी प्लस माइनस 1, जो मैंने यहाँ लिखा है. तो cos of 2 pi x by lambda must be plus minus 1, and 2 pi x by lambda किसका वैल्यू? cos के किसका वैल्यू प्लस माइनस 1 होता है? ये थोड़ा सोचना है. cos के किसका वैल्यू प्लस माइनस 1 होता है? तो cos 0 इज 1, पाई माइनस 1, 2 पाई प्लस 1, 3 पाई माइनस 1, तो एंड सो ऑन. तो हमें ये टर्म मिल गया. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. अब हम एक एक को कंपेयर करेंगे कि व्हेन 2 पाई x by lambda is 0, तो हम पहला कंडीशन वही लिखते हैं कि व्हेन 2 पाई x by lambda is 0, तो x क्या हो गया? x बिकम 0. x क्या हो गया? 0. अब दूसरा कंडीशन, व्हेन 2 पाई x by lambda हमने 0 कर लिया. व्हेन 2 पाई x by lambda is pi, 2 पाई x by lambda is pi, तो पाई पाई कैंसिल. हमें lambda चाहिए, सॉरी हमें x चाहिए. तो x चाहिए, तो यहाँ तो 1 बचा है ना. x चाहिए तो lambda ऊपर जाएगा, 2 नीचे आएगा, तो x विल बी lambda by 2. तीसरा कंडीशन, व्हेन 2 पाई x by lambda is 2 पाई. अब तीसरा वाला वैल्यू 2 पाई वाला टर्म, यहाँ से यहाँ, सॉरी यहाँ से यहाँ, ये वाला वैल्यू 2 पाई. तो 2 पाई x by lambda is 2 पाई. तो ये पूरा 2 पाई गेट कैंसिल, तो आपको मिला x is equals to lambda. दैट इज ये. ऐसे ही हम लोग आगे भी निकालते जाएं, बहुत सा कर सकते हैं. तो हमें क्या मिला कि कहाँ कहाँ एम्पलीट्यूड मैक्सिमम या मैक्सिमम हो रहा है, जहाँ पे x का वैल्यू 0, x का वैल्यू lambda by 2, x का वैल्यू lambda, x का वैल्यू 3 lambda by 2 एंड सो ऑन. तो जस्ट वी कैन राइट द कंक्लूजन. तो हम लोग यही कंक्लूजन लिख देते हैं कि नोड्स आर फॉर्म्ड एट x is equals to 0, ये वैल्यूज x is equals to 0, lambda by 2, इसको हम 2 lambda by 2 लिख सकते हैं. lambda को क्या लिख सकते हैं? 2 lambda by 2. और इसको क्या लिख सकते हैं? 3 into lambda by 2. तो 0 lambda by 2, 2 lambda by 2, 3 lambda by 2 एंड सो ऑन. ठीक है, 3 lambda by 2, then it will be 2 lambda या 4 lambda by 2,
5 lambda by 2 एंड सो ऑन। तो ये हमारा नोड के लिए कंडीशन हो गया। फिर से मैं बता दूं नोड क्या है, कि जब वेव दो आइडेंटिकल वेव सुपर इम्पोज हुए तो जहां पर रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड मैक्सिमम मिला दैट इज कॉल्ड सॉरी नोड्स आर फॉर्म। ये कंडीशन हमने एंटी नोड का लिखा है, तो एंटी नोड्स आर फॉर्म, यहां मैंने गलत लिखा है, दिस वर्ड शुड बी एंटी नोड्स। तो एंटी नोड्स आर फॉर्म दैट these all the points। अब हम लोग नोड की बात करें, ये नोड्स नहीं रहेगा, यहाँ पे नोड्स के लिए कंडीशन आएगा, ठीक है। तो अब नोड्स के लिए कंडीशन आएगा, तो नोड्स के लिए क्या कंडीशन होगा, हम उस पे चलते हैं। नोड्स के लिए कंडीशन, ओके, नोड्स के लिए कंडीशन ये तो वही है ना, 0 लैम्डा बाई 2, ये अभी बताया। अब इसके बाद का पार्ट पे हम लोग चलेंगे, तो दिस वन, यस, कंडीशन फॉर नोड्स। पहला हमने एंटी नोड किया था, अभी नोड की बात करें, कंडीशंस फॉर नोड्स। तो नोड क्या है, और फिर से वही पार्ट है, डायग्राम में नोड्स ये है, ये नोड्स है, ये नोड्स है। तो नोड्स आर द पॉइंट एट विच द रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड इज मिनिमम और जीरो। जहां पे रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड क्या हो, जीरो या मिनिमम हो, दैट इज कॉल्ड नोड। तो nodes are the points of minimum displacement. This is possible if the amplitude is minimum or zero। तो यहाँ पे नोड बना, यहाँ पे नोड बना, नोड मतलब जहाँ पे रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड इज मिनिमम। तो ऑलरेडी हमने cos का फैक्टर लिया है ना, ये वाला, कि r is 2a cos 2 pi x by lambda, ये रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड वाला पार्ट है। तो फॉर नोड्स r मस्ट बी जीरो, तो फॉर नोड्स हमें क्या मिलेगा, 2a cos 2 pi इज इक्वल्स टू जीरो। अब फिर से यहां से सोचना है हमें कि cos के किसका वैल्यू जीरो होगा, बिकॉज cos ऑफ दिस पार्ट इज इक्वल्स टू जीरो ना, तो cos के किसका वैल्यू जीरो होता है, cos 90, हमें पता है cos 90 कितना होता है, जीरो होता है, राइट। cos 270 जीरो होता है, तो हमें मिलेगा पाई बाई 2, 90 को क्या लिख सकते हैं, पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो इस स्टेप के बाद वही स्टेप आएगा। तो अगला स्टेप क्या है हमारा, कहां पे मिल रहा है हमें, cos 2 पाई x बाई लेमडा, इट मस्ट बी, यहां बताया ना किसका वैल्यू जीरो है, तो पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। अब फिर से हम लोग एक एक वैल्यूज को कंपेयर करके लिखते जाएंगे कि when 2 pi x by lambda is equals to pi by 2, वही लिखा है, when 2 pi x by lambda is pi by 2। तो हमें क्या मिला, पाई पाई गेट कैंसिल, तो हमें मिला x is equals to lambda by 2, और ये 2 है ऑलरेडी, lambda इधर भेज दिया, तो lambda by 4, राइट। अब दूसरा कंडीशन, when 2 pi x by lambda is 3 lambda by 2, 3 lambda by 2, तो lambda गेट कैंसिल, सॉरी पाई पाई कैंसिल, हमें x चाहिए, ये 2 नीचे आएगा और ये लैम्डा ऊपर जाएगा, तो 3 लैम्डा बाई 4, राइट, 3 लैम्डा बाई 4। और नेक्स्ट कंडीशन, when 2 pi x by lambda is equals to 5 pi by 2, 5 pi by 2, तो पाई पाई कैंसिल, आपको मिल गया x is equals to 5 lambda by 4। तो ओवरऑल इन जनरल हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये किसका फॉर्मेशन है, दिस इज द फॉर्मेशन ऑफ नोड्स। तो नोड्स कहाँ कहाँ बनता है, नोड्स इज फॉर्म्ड एट x is equals to lambda by 4, 3 lambda by 4, 5 lambda by 4, 7 lambda by 4, 9 lambda by 4 and so on। तो ये कंडीशंस हमें याद रखनी है, ठीक है। तो नोड्स आर फॉर्म्ड एट x is equals to lambda by 4, 3 lambda by 4 and so on। So this part I hope so is clear to everyone। ये सब कुछ आप लोग को समझ में आया। तो अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर।
नेक्स्ट टॉपिक वी हैव, नेक्स्ट वन वी हैव, हाँ ये हमने बता दिया, राइट। अब है रिफ्लेक्शन ऑफ वेव्स। रिफ्लेक्शन ऑफ वेव, रिफ्लेक्शन में क्या है कि बहुत सिंपल सा कंसेप्ट है कि अगर एक स्ट्रिंग है, वॉल से अटैच है एंड जस्ट वी आर मेकिंग जर्क लाइक दिस, तो हम एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं, तो यहाँ रेयरर मीडियम से वो डेंसर मीडियम से स्ट्राइक होके जब वापस आएगा तो वो रिफ्लेक्टेड वेव होगा, राइट। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव, हम ट्रांसवर्स वेव की बात कर रहे हैं सबसे पहले, ट्रांसवर्स वेव। तो रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव में देखें, ये हमारा वेव है जो रेयरर मीडियम में, ये वेव है जो रेयरर मीडियम में क्रेस्ट है, और ये बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम है, दिस इज द बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम, राइट। तो यहां से स्ट्राइक हुआ तो यहाँ पे क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ, लेकिन जब वेव रिफ्लेक्ट हुई, ये इंसिडेंट वेव थी, ठीक है, ऐसे इंसिडेंट, जो रिफ्लेक्ट हुई तो ये क्रेस्ट जो है ये कन्वर्ट हो गया किसमें, ट्रफ में। आपको मालूम है ऐसे वेव होता है तो ये हम क्रेस्ट बोलते हैं, इसको ट्रफ बोलते हैं। तो हम यहाँ क्या देख रहे हैं, क्रेस्ट इज रिफ्लेक्टेड एज ट्रफ, ये रिफ्लेक्टेड वेव, ये इंसिडेंट वेव है, ये रिफ्लेक्टेड वेव है, जो ऐसे आ रही है वो रिफ्लेक्टेड वेव है। तो दोनों अपोजिट डायरेक्शन में, तो इनके बीच का एंगल कितना हुआ, 180 डिग्री। तो इनका फेज एंगल कितना हो गया, 180 डिग्री। तो यहाँ मैंने लिखा है फेज डिफरेंस इज पाई रेडियन और 180 डिग्री, राइट। यही पार्ट हमने यहाँ पे लिखा है कि व्हेन अ ट्रांसवर्स वेव इज प्रोपेगेटिंग इन रेयरर मीडियम and it incident on the boundary of denser medium, then crest will be reflected as trough, और अगर trough incident होता है तो it will be reflected as crest, and phase difference will be of 180 degree और pi radian। तो यहाँ हमने वही पूरी चीज लिखी है कि when a transverse wave is propagating from rarer to the denser medium and it incident on the boundary of denser medium, then it reflected from the boundary of denser medium, then crest will be reflected as trough and trough will be reflected as crest। उसके लिए हमने सिंपल लिख दिया and vice versa, right। अब हम लोग अगले पार्ट की बात करें तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव, अब मीडियम हम चेंज कर दें, मीडियम चेंज कर दें कि अगर वेव अब कहां से कहां जा रही है, डेंसर टू रेयरर जा रही है, डेंसर टू, ये बाउंड्री जो है वो रेयरर मीडियम की है, राइट। तो अगर क्रेस्ट इंसिडेंट हुआ, यहाँ क्या इंसिडेंट हो रहा है, क्रेस्ट, मीडियम चेंज हो गया, पहले रेयरर टू डेंसर था, अब डेंसर टू रेयरर जा रहा है, देन क्रेस्ट विल बी रिफ्लेक्टेड एज क्रेस्ट, क्रेस्ट ही क्रेस्ट जैसा रिफ्लेक्ट हो गया, ये इंसिडेंट वेव था, ये रिफ्लेक्टेड वेव। तो क्रेस्ट अगर क्रेस्ट जैसा रिफ्लेक्ट हो गया, ट्रफ ट्रफ जैसा रिफ्लेक्ट हो गया, तो फेज डिफरेंस कितना हुआ, 0 डिग्री, राइट। तो इसका फेज डिफरेंस 0 डिग्री होगा। तो इसमें हम क्या लिखेंगे कि व्हेन in a transverse wave, when wave is propagating from denser to rarer medium and incident on the boundary of rarer medium, if crest is incident, then reflected wave will be same as the crest, so phase difference will be 0 degree, right। ये पार्ट हो गया। अब हम बात करेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव की, किसके बारे में, रिफ्लेक्शन ऑफ ट्रांसवर्स वेव। तो ट्रांसवर्स वेव के रिफ्लेक्शन के बारे में, सॉरी ट्रांसवर्स वेव तो हो चुका, लॉन्जिट्यूडिनल, रिफ्लेक्शन ऑफ लॉन्जिट्यूडिनल वेव, लॉन्जिट्यूडिनल वेव है। अब लॉन्जिट्यूडिनल में आपको पता है कि कंप्रेशन एंड रेयरफैक्शन होता है, C फॉर कंप्रेशन, R फॉर रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन, कंप्रेशन रेयरफैक्शन। तो यहां हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं कि ये रेयरर मीडियम है और ये जो है बाउंड्री ऑफ डेंसर मीडियम है, कौन सा मीडियम है, डेंसर मीडियम। तो अब वेव जो है लॉन्जिट्यूडिनल वेव दैट इज ट्रैवलिंग फ्रॉम रेयरर टू डेंसर, तो अगर मान लेते कि इस पार्ट में ये रेयर फैक्शन, ये R फॉर रेयर फैक्शन है, रेयर फैक्शन इंसिडेंट हुआ तो जो रिफ्लेक्टेड वेव होगी वो रेयर फैक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन। यहाँ पे टर्म्स मस्ट बी क्लियर, R फॉर रेयर फैक्शन एंड
C for compression, right? C for compression. तो compression and rarefaction बनता है. तो ये ट्रांसवर्स वेव का बिल्कुल उल्टा है. यहाँ पे हमने देखा फेज डिफरेंस हमारा कितना हो गया, जो फाई हम लोग लिख दे या डेल्टा लिख दे, फेज डिफरेंस वो 0 है, क्योंकि rarefaction is reflected as 180 degree. Rarefaction is reflected as compression, तो फेज डिफरेंस इज 180 डिग्री, राइट. डेंसर टू रेयर है, ये डेंसर टू रेयर है, रेयर टू डेंसर नहीं है, डेंसर टू रेयर है, राइट. तो ये बिल्कुल ट्रांसवर्स वेव का उल्टा है. अब अगर वेव जो है वो रेयर टू डेंसर जा रहा है तो हमने बताया फेज डिफरेंस 0 होगा. तो अगर कंप्रेशन यहाँ पे है तो रिफ्लेक्टेड वेव भी कंप्रेशन जैसा ही होगा. तो अगर रेयर टू डेंसर जा रहा है तो फेज डिफरेंस 0, और डेंसर टू रेयर जा रहा है तो फेज डिफरेंस विल बी 180 डिग्री और पाई रेडियन. तो आई होप ये भी पार्ट आप लोग का क्लियर हो गया है. तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे. नेक्स्ट पार्ट वी हैव, ओके, नेक्स्ट पार्ट वी हैव amplitude of the resultant wave produced due to superposition of two waves. अब एम्पलीट्यूड निकालना है, ठीक है, एम्पलीट्यूड, राइट. वहां हमने क्या पढ़ा था कि अगर दो आइडेंटिकल वेव्स हैं, स्टेशनरी या स्टैंडिंग वेव के बारे में बात कर रहा हूं, कि अगर दो आइडेंटिकल वेव्स हैं एंड दे आर ट्रेवलिंग इन अपोजिट डायरेक्शन, और जब वो कंबाइन होते हैं तो देन दे फॉर्म लूप्स, एंड लूप्स आर appear to be stationary. Such waves are called the standing या stationary wave. अब यहाँ दूसरा हम कंडीशन ले रहे हैं कि सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स तो निकाल रहे हैं, बट एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव प्रोड्यूस्ड ड्यू टू सुपरपोजिशन ऑफ टू वेव्स. तो हम इनके फेजेस अलग ले लेते हैं. मान लिया कि पहला जो वेव है, पहला वेव, उसका इक्वेशन हमारा y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी है. इनके एम्पलीट्यूड्स अलग अलग है. एम्पलीट्यूड्स क्या है, अलग अलग. एम्पलीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट वेव और फेज एंगल्स अलग है. इसका फेज डिफरेंस हमारा 0 है, इसका फेज डिफरेंस 5 है, राइट. फेज डिफरेंस 0 एंड फेज डिफरेंस 5. तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि y बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट. पहले कितना था, y1 एंड y2. तो हमें एज्यूम कर लेते हैं कि जब हम इनका सुपरपोजिशन करा रहे हैं, इनको कंबाइन करा रहे हैं, तो इनका रिजल्टेंट एंड डिस्प्लेसमेंट हमें क्या मिला, y मिला. तो y का टर्म हमारा क्या हो जाएगा, y विल बी देन अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, जो y है वो हमारा y1 प्लस y2 हो गया. अब y1 का इक्वेशन ऑलरेडी यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं. y1 क्या हमारा a1 साइन ओमेगा टी और y2 क्या है, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5. तो y1 जो है a1 साइन ओमेगा टी और y2 क्या मिला, a2 साइन ओमेगा टी प्लस 5. अब हम इसको एक्सपांड करेंगे. तो एक्सपांसन हम इसका कैसे करें, इसके एक्सपांसन के बारे में बात करते हैं. तो हमारे पास क्या है, y1 इज a साइन ओमेगा टी, ये टर्म, y2 a साइन ओमेगा टी प्लस 5. तो ये देख रहे हैं हम साइन a प्लस बी टाइप का है. साइन a प्लस बी क्या होता है, a के जगह ओमेगा टी है और b के जगह 5 है. तो साइन a प्लस बी क्या होता है, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b. ये हमारा फार्मूला है, ठीक है. अब इस फार्मूले के हिसाब से देखें तो a के जगह साइन a, देखिए साइन a कॉस b, a के जगह ओमेगा टी, तो साइन a कॉस b, ये a हो गया, ये b हो गया. कॉस b साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, साइन a कॉस b प्लस कॉस a साइन b, इस टाइप का हो गया ये, राइट. तो अब हम फिर a2 का मल्टीप्लीकेशन इसमें करते हैं और इसमें करते हैं, दोनों में मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो हमें मिला y1 इज इक्वल्स टू a1 साइन ओमेगा टी, जो यहाँ पे है a1 साइन ओमेगा टी प्लस
a2, ये a2 का दोनों जगह मल्टीप्लिकेशन इस टर्म के साथ भी करेंगे, इस टर्म के साथ और इस टर्म के साथ भी करेंगे। तो इसके साथ करेंगे तो a2 sin ओमेगा t cos phi, a2 sin ओमेगा t cos phi प्लस इसके साथ करेंगे तो a2 cos ओमेगा t sin phi, राइट। आई होप ये पार्ट आप लोगों को समझा होगा, ये स्टेप। तो अब इसके बाद का स्टेप हम देखें तो हमने कुछ कॉमन ले लेना है। कॉमन हमें क्या मिलेगा इन दोनों टर्म्स में से? इन दोनों टर्म्स में से हमें कॉमन क्या मिलेगा? यहाँ साइन ओमेगा टी है, इसमें भी साइन ओमेगा टी है, तो साइन ओमेगा टी हमने कॉमन ले लिया। तो क्या बचा? a1 प्लस a2 के साथ cos फाई, a2 के साथ cos फाई प्लस ये वाला पूरा टर्म एज इट इज है यहाँ पे a2 cos ओमेगा टी इंटू साइन फाई। अब हम एक एजम्पशन करते, ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है दिस वन, ये वाला पार्ट, ये पार्ट को यहां देख रहे हैं हम cos है ना, तो इसको r cos डेल्टा ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं? r cos डेल्टा। तो ये जो ब्रैकेट वाला पार्ट है a1 प्लस a2 cos फाई, इसको हमने ले लिया r cos डेल्टा, और इसको a2 sin फाई को r sin डेल्टा, a2 sin फाई को सिर्फ sin फाई वाले, क्योंकि ये कांस्टेंट है। देखिए यहाँ हमने जो भी टर्म्स कांस्टेंट लिया है उसमें टाइम का टर्म नहीं है, तो टाइम को हमने फ्री कर दिया है। तो a2 sin फाई को हमने r sin डेल्टा लिया है, और फिर से मैं बोल रहा हूँ लेट लिखा है, assumption किया हमने, फाइन। तो अब हमारे लिए दो मेन इक्वेशन हो गए, इक्वेशन 3 एंड 4। अब हम इक्वेशन 3 4 के बारे में बात करेंगे। तो इक्वेशन 3 4 के बारे में बात करेंगे। ओके, तो इक्वेशन 3 4 क्या हो जाएंगे हमारे? वी विल सी दैट पार्ट। ओके, राइट, हाँ। तो इक्वेशन 3 हमारा यही है, a1 प्लस a2 cos फाई इज इक्वल्स टू r cos डेल्टा, और r sin डेल्टा वाला क्या है? a2 sin फाई। तो पहली चीज हमें चाहिए रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड। तो रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड हमने r निकाला है, r चाहिए। तो आप जरा सोचो, ये टर्म और ये टर्म दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दूं अगर, तो ये आ जाएगा r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, कॉस स्क्वायर डेल्टा। तो r स्क्वायर इज कॉमन ना, हमें मिल गया साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा। साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा क्या होता है? 1 होता है, तो हमें मिल जाएगा r स्क्वायर। तो हमने किया क्या? स्क्वायर करके दोनों को ऐड किया। तो आगे वही लिखा है, स्क्वायरिंग एंड एडिंग इक्वेशन 4 एंड 3, 4 पहले 3 बाद में। तो r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा, r स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस r स्क्वायर कॉस स्क्वायर डेल्टा इज इक्वल्स टू a2 साइन फाई का स्क्वायर प्लस a1 प्लस a2 कॉस फाई का होल स्क्वायर, राइट। अब यहां से r स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ब्रैकेट में आया साइन स्क्वायर डेल्टा प्लस कॉस स्क्वायर डेल्टा विच विल बी 1। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है? 1 होता है। तो ये पूरा पार्ट 1 हो गया। तो यहाँ बचा r स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अब ये तो a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई हो गया क्योंकि पूरे का होल स्क्वायर है, प्लस a प्लस b का होल स्क्वायर, ये पूरा टर्म a है, ये पूरा टर्म b है, तो a प्लस b का होल स्क्वायर विल बी a स्क्वायर प्लस 2ab, यहाँ प्लस b स्क्वायर लिखा है प्लस 2ab, तो 2a1 a2 cos फाई, राइट। 2ab का टर्म यहाँ पे। तो अब देखें ये पूरा पार्ट तो हमारा 1 हो गया, तो यहाँ बचा सिर्फ r स्क्वायर, राइट। और आगे क्या बचा? जो बचा है वो पूरा हमने लिख दिया, a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई प्लस a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई प्लस 2a1 a2 कॉस फाई। ये पूरा टर्म जो है वो हमने लिख दिया है,
उसमें हमने कुछ किया नहीं है, तो दैट टर्म इज हियर, ये टर्म, दिस वन, दिस टर्म, ये टर्म हमारा वही है, इसको हमने चेंज नहीं किया हुआ है, ठीक है, दिस टर्म। सो अगला पार्ट, अब ये आर स्क्वायर है एंड दिस इज a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाइव प्लस a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाइव। इन दोनों में आप देख रहे हो a2 स्क्वायर कॉमन है, तो a2 स्क्वायर हमने कॉमन ले लिया, तो क्या बचा, साइन स्क्वायर फाइव प्लस कॉस स्क्वायर फाइव, और ये पार्ट भी 1 हो गया, राइट। और यहाँ का जो पार्ट बचा है हमारा कौन सा, a1 स्क्वायर तो पहले हमने लिख दिया, 2a1 a2 cos फाइव, दैट इज हियर, वो यहाँ पे है। तो ये पार्ट हमारा 1 हो गया, तो हमें क्या मिला, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2 cos फाइव, राइट, यस, ये पार्ट हो गया। तो r विल बी रूट ऑफ दैट वन, तो ये हमारा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हो गया, क्या हो गया, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ऑफ द वेव। तो आई होप आप लोग को ये भी पार्ट अच्छे से समझ में आया है। सो अब हम लोग मूव करेंगे इसके रिजल्टेंट फेज एंगल के बारे में। ये हमने रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकाला, अब हम लोग बात करेंगे रिजल्टेंट फेज एंगल के बारे में। तो रिजल्टेंट फेज एंगल, अच्छा इसमें केसेस भी हैं, तो केसेस, यस केसेस हैं, केसेस हम लोग देख लेते हैं। केसेस क्या है, अब आर रिजल्टेंट हमारा यही है ना। अब इसमें देखें कि पहले अगर फाई हमारा 0 है, फाई जो है 0 है, तो कॉस 0 क्या होता है, 1 होता है, तो इतना पार्ट 1 हो गया ना। तो ये आ गया a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, क्योंकि कॉस फाई क्या हो गया हमारा 1 हो गया, राइट। तो a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस 2a1 a2, यहाँ 2 लिखना भूल गया हूँ मैं, आप भी देख लीजिएगा, तो 2a1 a2, और ये हो गया a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर और उसका रूट, तो रूट एंड स्क्वायर गेट कैंसल, तो अल्टीमेटली हमें क्या मिला, आर मैक्स इज a1 प्लस a2। अब दूसरा केस है, दूसरा केस हम लोग डाल सकते हैं कि अगर फाई जो है वो 90 डिग्री हो जाए, फाई 90, आप यहीं पे देख लो आगे है या नहीं है। इफ फाई इज 90 डिग्री, फॉर फाई इज इक्वल्स टू 90 डिग्री, तो cos 90 क्या होता है, cos 90 इज 0, cos 90 अगर 0 हो गया तो ये इतना पार्ट 0 हो जाएगा, तो बचेगा क्या, रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, तो हमें मिल जाएगा रूट ऑफ r इज इक्वल्स टू रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर, बस ये खत्म हो गया। और तीसरा कंडीशन, फॉर थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, cos 180 क्या होता है, -1 होता है, राइट, क्या होता है, -1, तो -1 होगा, तो इसमें cos ऑफ -1 ये हमारा माइनस में हो जाएगा, तो हमें मिल जाएगा r विल बी रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर माइनस 2a1 a2, राइट, विच विल बी रूट ऑफ a1 माइनस a2 का होल स्क्वायर, विच विल बी a1 माइनस a2। तो ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड हमें ऐसे मिल जाएगा। आई होप आप लोग को तीनों कंडीशन समझ में आई। तो अब हम लोग चलते हैं अगले पार्ट के ऊपर। सो नेक्स्ट पार्ट वी हैव, ओके, यहाँ पे हाँ वो दोनों कंडीशन यहाँ पे है, थीटा इज 90 तो ये मिला, 180 तो ये मिला। नोट्स तो आपके पास रहने वाला है डेफिनेटली, नोट्स का प्रॉब्लम नहीं है। तो अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, ये हमने कंडीशंस बता दिए, यस, नाउ विल मूव टू दिस पार्ट। ओके, अब है फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, फॉर पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, और इसमें क्या है, वाइब्रेशन ऑफ एयर कॉलम। एयर कॉलम क्या होता है, कोई पाइप लाइक स्ट्रक्चर है, दैट इज कॉल्ड एयर कॉलम। तो एयर कॉलम में, और इसमें भी हम लोग कंडीशन ले रहे हैं, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड, जो एयर कॉलम है वो एक एंड पे क्लोज है। ये कोई पाइप है
अगर ये एंड इसका क्लोज है तो दिस इज द एयर कॉलम क्लोज्ड एट वन एंड या ओपन एट वन एंड, इट इज द सेम, राइट। अब इसमें हम देखें तो इसमें रिफ्लेक्शन कैसे होता है। अगर हमने यहाँ रखा है कि ट्यूनिंग फॉर्क, ये ट्यूनिंग फॉर्क है, ट्यूनिंग फॉर्क को रबर पैड पे हिट करके इसके माउथ के पास यहाँ पे रखा, तो क्या प्रोड्यूस होगा यहाँ से, ट्यूनिंग फॉर्क विल स्टार्ट टू वाइब्रेट ना, वाइब्रेट करेगा तो वेव प्रोड्यूस होगी, दैट विल बी लॉन्जिट्यूडिनल वेव। तो लॉन्जिट्यूडिनल वेव सपोज इट इज एंटरिंग फ्रॉम एयर, और ये हमारा डेंसर मीडियम आ गया, इसके अंदर तो एयर है ना, और यहाँ डेंसर मीडियम आ गया, तो ये जैसे है वैसे ही रिफ्लेक्शन हो जाएगा, फाइन। तो ये इंसिडेंट वेव है और ये रिफ्लेक्टेड वेव है। तो हमने क्या देखा कि यहाँ पे क्या बन गया, नोड बन गया, और यहाँ पे क्या बन गया, एंटी नोड, बिकॉज इट गेट द मैक्सिमम स्पेस टू वाइब्रेट, राइट, यस। तो इस केस में क्या देखा हमने कि जो क्लोज्ड एंड है वहां पे नोड बनता है, एंड एट ओपन एंड हमेशा एंटी नोड बनता है। ये अपने दिमाग में बिठा लीजिए कि क्लोज एंड पे हमेशा नोड बनेगा और एंटी नोड ओपन एंड पे बनेगा। तो अब देखें हम लोग, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया है यहाँ पे, तो लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ये जो पाइप लिया हमने, ये जो पाइप है जिसका लेंथ हमने एल लिया है, तो एल विल बी इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड। और ऑलरेडी हमने पढ़ा है कि ये वन वेव है, ठीक है, ऐसे, तो यहाँ नोड बना, यहाँ नोड बना, यहाँ नोड बना, यही जो पीछे का रेफरेंस हमने लिया था ना, इट इज फ्रॉम देयर। तो दो नोड के बीच का डिस्टेंस इज लेमडा बाई 2, और नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस, ये वाला पार्ट, इज लेमडा बाई 4। तो यहाँ एक एंटी नोड बना, यहाँ नोड बना, इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो गया, लेमडा बाई 4, राइट, दैट पार्ट इज लेमडा बाई 4। तो अब देखें लेंथ, यहाँ बता दिया लेंथ ऑफ एयर कॉलम, ये पूरा लेंथ इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन एंटी नोड एंड नोड, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड, विच इज लेमडा बाई 4। तो v हमें क्या मिल गया, सॉरी v नहीं, ये हमें मिला, यहाँ पे भी मिस्टेक है, आप लोग इसको ध्यान में रखिएगा। ये जो लेंथ मिला है l मिला है, ये आप इसको करेक्ट कर लीजिएगा, L इज इक्वल्स टू लेमडा बाई 4। तो लेमडा क्या हो गया, 4 टाइम्स ऑफ L, 4 टाइम्स ऑफ L। बट हमें पता है कि लेट n एंड लेमडा बी द फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ, फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ द वेव, तो v इज n लेमडा, तो n विल बी v बाई लेमडा। तो v है, बट लेमडा हमने क्या निकाला, लेमडा इज 4L, तो लेमडा इज 4L यहाँ पे हमने डाल दिया। तो ये जो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला मिल गया, ये हमें क्या मिल गया, v बाई 4L, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, ये हमारा फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया। अब ये फंडामेंटल या फर्स्ट मोड है, दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। अब हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट कंडीशन की। तो नेक्स्ट कंडीशन में क्या पॉसिबिलिटी है, क्या पॉसिबिलिटी है, दैट इज द सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन, दैट इज द सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन। तो सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या पॉसिबिलिटी है कि यहाँ हमने ट्यूनिंग फॉर्क रखा नेक के पास, इसका लेंथ L है यहाँ से यहाँ तक, ये लेंथ ऑफ एयर कॉलम, दिस इज द एयर कॉलम, एंड ये उसका लेंथ है L। तो वेव यहाँ से एंटर किया, ये सेकेंड पॉसिबिलिटी है, एंड यहाँ पे आया और यहां से फिर रिफ्लेक्ट हुआ, क्योंकि डेंसर मीडियम में आ गया ना, जब रेयर टू डेंसर आया तो कंप्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड एज कंप्रेशन एंड रेयर फ्रैक्शन विल बी रिफ्लेक्टेड एज रेयर फ्रैक्शन। तो वेव यहां से रिफ्लेक्ट होके चला गया। तो हमने क्या देखा, यहाँ पे नोड बना, यहाँ पे भी नोड बना, ये दूसरी पॉसिबिलिटी है, सिंगल लूप इज फॉर्म, और यहाँ पे एंटी नोड बना। तो ये तीन पार्ट में डिवाइड कर ले हम इसको, एक पार्ट नोड और एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लेमडा बाई 4, दूसरा लेमडा बाई 4,
तीसरा भी लेमडा बाई 4, तो लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 4 प्लस लेमडा बाई 4 विल बी 3 लेमडा बाई 4। तो हमने यही लिखा है L विल बी 3 इंटू लेमडा 1 बाई 4, क्योंकि वेवलेंथ इसका चेंज हो गया। तो लेमडा 1 क्या मिला 4L बाई 3, लेमडा 1 क्या मिला हमें 4L बाई 3। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि ये जो सेकेंड मोड है इसमें जो फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ है वो N2 और लेमडा 2 है, N2 और सॉरी N1 एंड लेमडा 1। तो N1 क्या हो गया हमारा, यहां से N1 विल बी V बाई लेमडा 1, राइट, V बाई लेमडा 1। तो V बाई लेमडा 1, बट लेमडा 1 क्या हमारा 4L बाई 3 है, 4L बाई 3 डाल दिया, तो 3 ऊपर चला गया, तो 3 इंटू V बाई 4L, 3 इंटू V बाई 4L। तो V बाई 4L अभी हमने पढ़ा जस्ट इसके पहले, V बाई 4L क्या था हमारा, V बाई 4L इज N, राइट ना, V बाई 4L क्या है N है, तो ये 3 इंटू N, दैट इज 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। इसको क्या रीड करेंगे 3 टाइम्स ऑफ N, क्या था फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। क्या बोलेंगे हम इसे, दिस इज द 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो इट इज द थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। जितने टाइम्स फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी होगा उसे हम उसका उतना हार्मोनिक बोलेंगे, कीप दैट इन माइंड। तो 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो इट इज द थर्ड हार्मोनिक, फ्रीक्वेंसी ऑफ थर्ड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन। अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन। हालांकि मैंने ये ड्रॉ नहीं किया है, जस्ट आई कैन से कि थर्ड मोड में ये क्या होगा, देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 2 लूप्स, 2 लूप बन जाए, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, 2 लूप बन जाए एंड एट ओपन एंड क्या बनेगा एंटी नोड, तो एंटी नोड नोड, एंटी नोड नोड, एंटी नोड नोड, राइट। अब ये इसका लेंथ L है, तो L इन टर्म्स ऑफ लेमडा बाई लेमडा कितना मिला, ये पूरा एक लूप का लेंथ इज लेमडा, और ये लेमडा बाई 4, ये लेमडा बाई 4 हो गया ना, लेमडा बाई 4, और ये पूरा लेमडा, राइट। तो लेमडा 2 और ये लेमडा 2 बाई 4, तो लेमडा 2 प्लस लेमडा 2 बाई 4 कितना आ गया 5 लेमडा बाई 4, 5 लेमडा 2 बाई 4, ये मिल गया 5 लेमडा बाई 2 4। तो L becomes 5 लेमडा 2 बाई 4। लेमडा 2 क्यों ले रहे हैं, पहले हमने फर्स्ट केस में क्या लिया था लेमडा लिया था, सेकंड केस में क्या लिया लेमडा 1 लिया, तो लेंथ तो सेम है, फ्रीक्वेंसी बदल गई ना, तो अब लेमडा 2 हम लोग उसका वेवलेंथ ले लेते हैं, तो L becomes 5 लेमडा बाई 2। तो अब दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, तो L इज इक्वल्स टू 5 लेमडा 2 बाई 4, सो लेमडा 2 क्या हो गया, लेमडा 2 becomes 4L बाई 5, करेक्ट। अब हम एज्यूम कर लेते हैं कि सिंस V इज इक्वल्स टू N2 लेमडा 2, अब फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ बदल गया है, तो N2 will be V by lambda 2, but V by lambda 2 is what? 4L by 5. 4L by 5. So N2 will be 5 into V by 4L. But V by 4L हमारा N है फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो it will be 5N. तो इसे हम N2 को क्या बोलेंगे, it is 5 times of N. तो 5 times of fundamental frequency, so it will be called as fifth harmonic. So this is the frequency of fifth harmonic or second overtone. तो इसे हम क्या बोलेंगे, this is the frequency of fifth harmonic, जितने टाइम से फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, फिफ्थ हार्मोनिक और सेकेंड ओवरटोन, this is the frequency of fifth harmonic or second overtone. So this part is I hope so clear. अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट पे, तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव, ओके, नाउ वी हैव दिस कंडीशन, ओके। एंड करेक्शन से पहले भी कुछ है, तो एक बार वो हम लोग देख लेते हैं, दिस वी डिड, हाँ, अब आ गया एंड करेक्शन।
वाइब्रेशन, सॉरी एंड करेक्शन बाद में, पाइप ओपन एट बोथ एंड, अब तक जो हमने पढ़ा वो क्या था, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड या ओपन एट वन एंड था, इट इज द पाइप ओपन एट बोथ एंड, तो ये पाइप ऐसा है, ऐसा, इट इज ओपन एट दिस एंड एज वेल एज टू दिस एंड, ठीक है। अब यहाँ पे भी सेम केसेस हैं, हम ट्यूनिंग फॉर्क यहाँ पे रखते हैं, वाइब्रेटिंग ट्यूनिंग फॉर्क, तो वेव यहाँ से एंटर करता है, यहाँ आया, और फिर यहाँ से उसका रिफ्लेक्शन होगा, क्योंकि कंप्रेशन विल बी रिफ्लेक्टेड एज रेयर फ्रैक्शन, राइट। तो ये पहला केस है, फंडामेंटल केस, क्योंकि हमें ये भी ध्यान में रखना है बेसिक, कि अगर ओपन एंड है, राइट, तो ओपन एंड पे क्या बनता है, एंटी नोड, तो यहाँ पे बन गया हमारा एंटी नोड, और यहाँ पे भी बन गया एंटी नोड, बीच में क्या बन गया, नोड। अब आपको पता है डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव एंटी नोड, दो एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस इज लैम्डा बाई 2, या मैं ऐसे बोलूं, नोड एंड तो नोड एंड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, ये भी नोड एंड एंटी नोड के बीच का डिस्टेंस लैम्डा बाई 4, नाउ लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 बिकम्स लैम्डा बाई 2, तो L हो गया हमारा लैम्डा बाई 2, हमने यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, राइट। सो लैम्डा क्या हो गया, 2L हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया 2 का इसके साथ, तो लैम्डा बिकम्स 2L, और हमें पता है कि सिंस V is equals to n lambda, so n will be V by lambda, तो V by lambda is 2L, lambda is 2L, right, तो n हो गया हमारा V by 2L, this is the, ये frequency है, this is the fundamental frequency, this is the fundamental frequency। अब हम सेकेंड मोड पे चलते हैं, सेकेंड मोड में क्या होगा कि अब एक लूप बन जाए एंड एट ओपन एंड क्या होगा, एंटी नोड होगा, वो कंडीशन देख लेते हैं। तो सेकेंड मोड में, फॉर सेकेंड मोड एज वी हैव यहाँ पे सेकेंड मोड में एल देखते हैं, एट ओपन एंड एंटी नोड बनना है, फिक्स्ड है, एट ओपन एंड बनता ही है, और ये वेव जो है ऐसे आई और यहां से रिफ्लेक्ट होके ऐसे जा रही है, राइट। तो ये हमें डिस्टेंस पता है, नोड हो गया, ये लैम्डा बाई 4, लैम्डा 1 बाई 4 वी विल टेक, ये लैम्डा बाई 2 हो गया, राइट, लैम्डा 2 बाई 2, और ये लैम्डा बाई 4, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट नोड, एंटी नोड, लैम्डा बाई 2, तो सबको ऐड करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एक वेव हो गया ना। आप ऐसे देखिए, आप इसको ऐसे भी समझ सकते हैं कि ये डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4, तो लैम्डा बाई 4 प्लस लैम्डा बाई 4 इज लैम्डा बाई 2, और ये पूरा एक लूप है, ये पूरा एक लूप है, उसका लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा बाई 2 लैम्डा, तो यहां हम लैम्डा 1 ले लेते हैं, राइट। तो v क्या है, v इज n1 lambda 1, तो n1 विल बी v बाय lambda 1, बट lambda 1 इज l। अब इसमें एक काम करते हैं हम, 2 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, इसमें ही 2 का मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, बट v बाय 2l क्या था, v बाय 2l वाज आवर फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, v बाय 2l क्या था, एज यू कैन सी v बाय 2l इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, राइट, फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो यहाँ पे हमें नीचे जो v बाई 2l मिला है वो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी हो गया, और ये 2 बाकी है, तो 2 इंटू फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो दैट इज 2n। तो नंबर ऑफ टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हार्मोनिक, सो दिस फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड सेकेंड हार्मोनिक, 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, तो इट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सेकेंड हार्मोनिक और फर्स्ट ओवरटोन, राइट। अब नेक्स्ट है थर्ड मोड में, थर्ड मोड में हम क्या करें कि सेम लेंथ में देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ 2 लूप्स, ये 2 लूप बन गया, और एट ओपन एंड एंटी नोड एंटी नोड, तो ये जो 2 लूप बन गया, इस लूप का लेंथ इज लैम्डा, सिर्फ इतने पार्ट का, इतने पार्ट का लैम्डा, और ये लैम्डा बाई 4, ये लैम्डा बाई 4 बिकम्स लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा प्लस लैम्डा बाई 2 विल बी 3 लैम्डा बाई 2, बट लैम्डा 2 क्यों रखा, क्योंकि वेवलेंथ हैज बीन चेंज, तो L becomes 3 lambda 2 by 2, तो lambda 2 क्या हो गया, 2L by 3, 2L by 3। V is n2 lambda 2, क्योंकि हमें पता है ना V is equals to f lambda
या n लेमडा अगर फ्रीक्वेंसी है तो यहां से हमें n2 चाहिए तो n2 विल बी v बाय लेमडा 2, बट लेमडा 2 भी है, लेमडा 2 हमारा 2l/3 है, उसको हमने यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दिया तो 3 ऊपर चला गया तो 3 इंटू वी बाई 2l, बट v बाई 2l इज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी n, तो ये आ गया 3 टाइम्स ऑफ n, दैट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ 3 टाइम्स ऑफ n है, n फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, so it is the 3 times of fundamental frequency, so it is called the third harmonic or second overtone. तो ये पार्ट भी अपना क्लियर हो गया, थर्ड हार्मोनिक। अब हम बात करेंगे अबाउट, ओके दिस वी डिड फाइन। नाउ एंड करेक्शन। एंड करेक्शन क्या है? अभी तक हमने पढ़ा है कि एंटी नोड जो है वो एग्जैक्टली एट ओपन एंड पे बनता है और क्लोज एंड पे क्या बनता है? नोड बनता है, बट वी आर रॉन्ग। एक्चुअली एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट कि एंटी नोड जो है इट इज फॉर्म लिटिल बिट बियॉन्ड द ओपन एंड, ओपन एंड से थोड़ा ऊपर बनता है। हमने अब तक यही पढ़ा है कि एंटी नोड एग्जैक्टली फॉर्म्ड एट ये ओपन एंड है ना इसका, यहाँ पे बनता, हमने ऐसा पढ़ा था, बट वी आर रॉन्ग। एंटी नोड इज फॉर्म लिटिल बिट बियॉन्ड ओपन एंड, ओपन एंड से थोड़ा ऊपर बनता है। तो ये जो करेक्टेड लेंथ है दैट इज कॉल्ड द एंड करेक्शन। इस करेक्टेड लेंथ को हम क्या बोलते हैं? एंड करेक्शन। तो एंड करेक्शन दैट इज द एंड करेक्शन कि एक्सपेरिमेंटली इट इज ऑब्जर्व्ड दैट कि एंटी नोड इज फॉर्म लिटिल बिट बियॉन्ड द ओपन एंड, दैट करेक्टेड लेंथ इज कॉल्ड एंड करेक्शन। तो ये हमारा एंड करेक्शन है। तो अगर इस डायग्राम को हम ध्यान से देखें, ओके, तो एंड करेक्शन होता क्या है? एंड करेक्शन इज रिप्रेजेंटेड बाय E and it is 0.3 D. D is the diameter of the tube. Diameter of the tube. So remember, end correction never depend on the length of the pipe or organ pipe, but it depend on the diameter only. Diameter के ऊपर depend करेगा. It doesn't depend on length. कभी कभी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर हमने लेंथ ऑफ एयर कॉलम डबल कर दिया तो एंड करेक्शन का क्या होगा? नो चेंज एट ऑल, बिकॉज इट डिपेंड ऑन द diameter only. And ये formula है, E is equals to 0.3D. So end correction is equals to 0.3 times of diameter. तो यहाँ हमें निकालना है end correction for a pipe open at one end. ये हमारा है pipe open at one end. अभी इस पाइप ओपन एट वन एंड में हम लोग क्या देख सकते हैं कि ये एंड करेक्शन है, दैट इज E, राइट? ये वाला पार्ट एंड करेक्शन और ये L है। तो करेक्टेड लेंथ जो ये एंटी नोड से लेके यहां तक, ये क्या हो गया? ये पूरा L है प्लस E, L प्लस E, L प्लस E करेक्टेड लेंथ, और एंटी नोड और नोड के बीच का डिस्टेंस इज लेमडा बाई 4। तो L प्लस E इज इक्वल्स टू लेमडा बाई 4। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो ये L इज इक्वल्स टू कैपिटल L प्लस E, दैट इज लेमडा बाई 4। तो लेमडा क्या होगा? 4 टाइम्स ऑफ L प्लस E, लेमडा विल बी 4 टाइम्स ऑफ L प्लस E। अब इसमें हम कंडीशन डाल देते हैं कि सिंस V इज n लेमडा, तो n क्या होगा, या V जो है V के टर्म में लिखते हैं, n तो हमारा n है और लेमडा हमने क्या निकाल लिया? लेमडा इज 4L L प्लस E। So this is the velocity of wave in terms of end correction. This is very very important part. Okay? अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर। तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव एंड करेक्शन फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड। अगर ये पाइप ओपन एट बोथ एंड है, ओपन एट बोथ एंड है, तो नीचे भी एंड करेक्शन होगा, ऊपर भी एंड करेक्शन होगा। तो एज यू कैन सी इन दिस पार्ट कि ये हमारा पाइप है, एयर कॉलम, जिसका लेंथ इज कैपिटल L, ठीक है, यहां से यहां तक ये लेंथ कैपिटल L है। तो यहाँ एंटी नोड यहाँ पे है तो करेक्टेड लेंथ यहाँ पे भी हुआ, और यहाँ ओपन एंड है ना, तो यहाँ पे भी ये भी हमारा करेक्टेड लेंथ हुआ। तो जो हम एज्यूम कर लेते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट एंटी नोड, ये जो यहां से लेके यहां तक ये जो डिस्टेंस है दैट इज आर L प्लस
ई इधर का और ई इधर का, तो L प्लस 2E एंड इट इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू एंटी नोड इज लैम्डा बाई 2, तो इट बिकम्स लैम्डा बाई 2, राइट। अब यही चीज हमने यहाँ पे लिखा है, L इज इक्वल्स टू कैपिटल L प्लस 2E दैट इज इक्वल्स टू लैम्डा बाई 2, so do the cross multiplication, so lambda will be 2 times of L plus 2E, right? And since V is n lambda, V is n lambda, so V will be n into lambda क्या निकाला है 2 L plus 2E. So this is the velocity for a pipe open at both end which consists with the end correction, right? तो ये इसका पार्ट हो गया। अभी नेक्स्ट वन हम लोग नेक्स्ट वन के बारे में डिस्कशन करें, तो नेक्स्ट वी हैव दिस वी डिड, यस, दो और छोटे छोटे डेरिवेशंस हैं, एज यू कैन सी दैट दे आर वेरी सिंपल। पहला प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन, और यहाँ हमने लिखा फॉर अ पाइप ओपन एट बोथ एंड। पाइप कैसा है, इट इज ओपन एट बोथ एंड्स। अगर ओपन एट बोथ एंड है तो हमने यहाँ पे दो चीजें मेंशन किया, फॉर लेंथ L1, अगर इसका लेंथ हमने क्या रखा L1 रखा पाइप का, तो एंड करेक्शन पे, एंड करेक्शन दोनों एंड पे बनेगा बिकॉज दिस इज द पाइप ओपन एट बोथ एंड, पाइप ओपन एट बोथ एंड। तो हमें क्या मिलेगा, अगर पाइप ओपन एट बोथ एंड है तो करेक्टेड लेंथ, अभी हमने जस्ट पढ़ा L1, ये लेंथ हमने इसका L1 लिया, L1 प्लस E प्लस E दैट इज 2E, तो L1 प्लस 2E इज इक्वल्स टू डिस्टेंस बिटवीन टू एडजेसेंट टू एंटी नोड्स इज लैम्डा बाई 2, और इसका वेवलेंथ भी हमने क्या ले लिया, लैम्डा 1 ले लिया, तो वी आर गेटिंग लैम्डा 1 विल बी 2 L1 plus 2E this term, right? तो ये भी हमें पता है, since V is equals to n1 lambda 1, तो V will be n1 n1 है and lambda 1 हमने ये टर्म निकाल लिया 2 L1 plus 2E, इसको हमने इक्वेशन 1 ले लिया। अब सिमिलर वे फॉर लेंथ L2, जब हम लेंथ L2 की बात करें तो ये लेंथ हमारा L2 हो गया, दिस इज L2, यहां भी एंड करेक्शन, यहां भी एंड करेक्शन, तो टोटल लेंथ जो है वो हमें क्या मिल गया, टोटल लेंथ इट बिकम्स L2 plus 2E, L2 plus 2E, right? For length L2 we are taking, so L2 plus 2E is equals to distance between two antinodes, that is adjacent antinode is lambda by 2, तो lambda 2 लेना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे हमने ऑलरेडी lambda 1 लिया है, तो lambda 2 by 2, तो lambda 2 क्या मिल गया हमें, it becomes 2 L2 plus 2E, right? तो V क्या होता है n lambda, तो V will be n2 lambda 2, so V will be n2 यहाँ पे है and lambda 2 ये पूरा यहाँ पे, right? 2L2 plus E। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये एयर कॉलम है, इसके बीच में एयर है, ये भी एयर कॉलम है, इसके बीच में एयर है, इनके लेंथ अलग अलग है, बट एयर कॉलम के बीच में क्या है, एयर है, और एयर में जो वेलोसिटी होता है वो सेम होता है, तो हम इन दोनों इक्वेशन के LHSS जो वेलोसिटी ऑफ साउंड इन एयर है, तो RHSS को हम क्या कर सकते हैं, कंपेयर कर सकते हैं, इक्वेट कर सकते हैं, तो इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, एज यू कैन सी, तो इक्वेट करेंगे तो हमें, अच्छा इसी पार्ट में है, तो इक्वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, एज यू कैन सी, ये दोनों इक्वेशंस ध्यान में रखिए, ये और ये दोनों को इक्वेट कर दीजिए, LHS सेम है, तो n1 into 2 L1 plus 2E is equals to n2 into 2 L2 plus 2E, तो 2 कैंसल, बाकी और कुछ कैंसल नहीं हुआ, n1 का इसके साथ मल्टीप्लिकेशन करिए तो n1 L1 प्लस n1 into 2E, ये 2E है, और इधर n2 का इसके साथ, तो ये हो गया n2 L2, और n2 का इसके साथ तो n2 into 2E, राइट? अब हमें चाहिए एंड करेक्शन, तो एंड करेक्शन वाले टर्म्स ये और ये दोनों को एक साथ रखिए, तो n1 into 2E, इसको इधर लाइए, माइनस n2 into 2E,
इज इक्वल्स टू N2L2 माइनस N1L1 सो हमें 2E कॉमन है, वी विल टेक इट आउट, N1 माइनस N2 मिल गया इज इक्वल्स टू N2L2 माइनस N1L1. सो ओवरऑल एंड करेक्शन E चाहिए, तो बाकी ये पूरा टर्म नीचे चला गया, तो हमें एंड करेक्शन मिल गया N2L2 माइनस N1L1 अपॉन 2 टाइम्स ऑफ N1 माइनस N2. मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये पूरा का पूरा नोट्स आपको पीडीएफ में, पीडीएफ के फॉर्म में जो डिस्क्रिप्शन रहेगा उसके डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक में दिया रहेगा, तो यू पीपल कैन डाउनलोड फ्रॉम देयर, राइट. तो ये पार्ट हो गया हमारा, दिस पार्ट वी डिड, इट इज द एंड करेक्शन फॉर द प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन फॉर पाइप ओपन एट बोथ एंड. सिमिलर वे हम लोग पाइप ये है हमारा ओपन एट बोथ एंड, पाइप क्लोज्ड एट वन एंड का भी हम लोग कर सकते हैं सिमिलर वे, राइट. यस, वो हमारे ऊपर है, हम लोग कर सकते हैं, सिमिलर है, आप लोग ट्राई कर लेना, ठीक है. मैंने प्रोबेबली अच्छा किया तो है यहाँ पे है. तो वी हैव प्रैक्टिकल डिटर्मिनेशन ऑफ एंड करेक्शन फॉर अ पाइप क्लोज्ड एट वन एंड. अगर एक एंड पे क्लोज है तो एंड करेक्शन सिर्फ एक ही एंड पे होगा. ये लेंथ हमने ले लिया ऑर्गन पाइप जो हमारा इतना बड़ा है, सॉरी दिस वन इज द ऑर्गन पाइप, ये ऑर्गन पाइप है, इसका लेंथ हमने L1 ले लिया, L1 लिया है, वहां L1 लिया, यहाँ L2 ले लिया, दैट डज नॉट मैटर, ये मैटर नहीं करता. हम टर्म्स देखे ध्यान से, ये L2 ले लिया है, राइट, L2, तो दिस विल बी L2 आल्सो. तो यहाँ जो टोटल लेंथ होगा वो L2 प्लस ही होगा ना, और यहाँ एंटी नोड बना, यहाँ बना नोड, डिस्टेंस बिटवीन नोड एंड एडजेसेंट एंटी नोड इज लैम्डा बाई 4, राइट. यहाँ लैम्डा बाई 4 आ गया, तो ये लैम्डा 2 बाई 4 आ गया, और ये लैम्डा 2 प्लस ई हो गया, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक ये L2 प्लस ई, L2 प्लस ई. तो लैम्डा 2 क्या होगा, 4 का इधर मल्टीप्लीकेशन कर लें, 4 टाइम्स ऑफ L2 प्लस ई. अब यही चीज हम लोग लेंथ L1 के लिए देख लें, फॉर लेंथ L1, राइट, फॉर लेंथ L1, तो इट विल बी L1 प्लस ई इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 बाई 4, लैम्डा 1 बाई 4, यहाँ लैम्डा 1 आएगा, तो लैम्डा 1 क्या मिला हमें, 4 टाइम्स ऑफ L1 प्लस ई. अब आगे देखें, इसमें V इज इक्वल्स टू N1 लैम्डा 1 हमें पता है, तो V इज इक्वल्स टू N1 है, और लैम्डा 1 ये पार्ट है, तो यहाँ लैम्डा 1 आ गया, 4 इंटू L1 प्लस ई. सेम वे यहाँ पे V इज N2 लैम्डा 2, तो V विल बी N2 इंटू लैम्डा 2 इज 4 L2 प्लस ई. यहाँ मैंने गलती किया, 2E नहीं रहेगा, आप लोग ये देख लीजिएगा, मे बी ये PDF नोट्स में भी थोड़ी गलती रहेगी, तो प्लीज उसके लिए आप लोग देख लीजिएगा. तो अब हम दोनों इक्वेशन को इक्वेट कर लें, क्योंकि दोनों का LHS क्या है, सेम है, वेलोसिटी, राइट. तो इक्वेट करेंगे तो क्या मिलेगा, N2, यहाँ डायरेक्टली मैंने लिख दिया है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं, ये एक्स्ट्रा आ गया. तो हम इक्वेट करेंगे तो ये 4 इस 4 से कैंसल, तो हमें मिलेगा N1, यहां से V इज इक्वल्स टू N1 L1, V तो रहेगा ही नहीं, हमें मिलेगा N1 L1 प्लस N1 इंटू E इज इक्वल्स टू, यहाँ क्या मिलेगा, N2 L2 प्लस N2 इंटू E. तो अब E वाले टर्म्स हम एक साइड कर लें, तो N1E माइनस N2E इज इक्वल्स टू N2 L2 माइनस N1 L1. तो E चाहिए, तो E क्या हो जाएगा, N2 L2 माइनस N1 L1 अपॉन N1 माइनस N2. दिस इज द फाइनल एक्सप्रेशन. ऐसे चाहिए तो हम लोग निकाल सकते हैं. ये नहीं नोट डाउन करना है, ये पहले वाले पार्ट के लिए, ठीक है. तो वी डिड दिस पार्ट, हमने ये भी पार्ट कर लिया. अब हम लोग चलेंगे नेक्स्ट पार्ट के ऊपर. तो नेक्स्ट पार्ट वी हैव
ओके, वाइब्रेशन प्रोड्यूस्ड इन अ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग में वाइब्रेशन कैसे प्रोड्यूस होता है? हम लोग ले लेते हैं कि एक स्ट्रिंग है जो दो रिजिड सपोर्ट्स के बीच में बंधी हुई है, एंड एज वी विल प्लग इट फ्रॉम द मिडल, तो ये वेव ऐसे गई और यहां से ये डेंसर मीडियम है, यहां से रिफ्लेक्ट होके वापस आई ट्रांसवर्स वेव। तो इस बीच में क्या हुआ? एम्पलीट्यूड मैक्सिमम हो गया, ये एंटी नोड हो गया, यहाँ पे बना नोड, यहाँ पे बना नोड। तो डिस्टेंस बिटवीन टू नोड्स इज लैम्डा बाई 2, बट ये लेंथ इज एल। लेंथ इज द एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, तो एल हमें मिल गया लैम्डा बाई 2। तो ये वही लिखा है कि एल इज द डिस्टेंस बिटवीन टू सक्सेसिव नोड्स, राइट? एल जो एल है वही लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। ये फर्स्ट मोड ऑफ वाइब्रेशन है, पहला केस है, एंड एल बिकम्स लैम्डा बाई 2। एल बिकम्स लैम्डा बाई 2, तो लैम्डा क्या हो गया यहां से? लैम्डा बिकम्स 2l, राइट? लैम्डा बिकम्स 2l। तो हमें पता है v is equals to n lambda, so n will be v by lambda, but lambda we have 2l, lambda we have 2l, correct? So it becomes 1 by 2l into v। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं 1 by 2l into v, बट v जो है ना, वेलोसिटी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग, हमने एक टर्म पढ़ा है कि v is given by root of t by m। जो वेलोसिटी ऑफ अ स्ट्रिंग है, इट डिपेंड ऑन द टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड मास पर यूनिट लेंथ। तो v के जगह हम रूट ऑफ t बाई एम डाल देंगे, तो यहाँ v हमें पता है रूट ऑफ t बाई एम है, तो v के जगह हम क्या डाल देंगे? रूट ऑफ t बाई एम, तो 1 बाई 2l रूट ऑफ t बाई एम, राइट? दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। तो वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग के लिए फंडामेंटल का केस जो है उसका फार्मूला क्या मिल गया? n इज इक्वल्स टू 1 बाई 2l रूट ऑफ t बाई m। अब हम चलते हैं सेकेंड मोड ऑफ वाइब्रेशन में। वही स्ट्रिंग है, उसको हमने दो प्लेस से प्लग इन किया, तो देयर इज द फॉर्मेशन ऑफ टू लूप्स, और आपको पता है दो लूप का लेंथ इज लैम्डा, तो L जो है वो हो गया लैम्डा 1, क्योंकि पहले हम लोग लैम्डा फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी एज्यूम कर चुके हैं, अब हो गया ये लैम्डा 1। तो L इज लैम्डा 1, यहाँ पे हमने लेंथ ऑफ स्ट्रिंग इज इक्वल्स टू लैम्डा 1 हो गया, तो V इज n1 लैम्डा 1 होता है, तो n1 विल बी V बाय लैम्डा 1, बट लैम्डा 1 क्या है हमारा? लैम्डा 1 इज L, लैम्डा 1 इज L ना, तो L डाल दिया, इसको हम 2 इंटू v बाई 2l लिख सकते हैं, बट v बाई 2l हमारा क्या है? v बाई 2l इज, v बाई 2l क्या है? वही हमने v बाई l विच इज 2 से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर दिया, राइट? 2 से मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन कर दिया, तो 1 बाई l, और v के जगह क्या डाल दिया? रूट ऑफ t बाई m, राइट? सो दिस बिकम 2 इंटू, ये हमारा फंडामेंटल पार्ट है। n हमने पढ़ा है ना, n इज 1 बाई 2l रूट ऑफ t बाई m, अब भी जस्ट ऊपर देखा है, राइट? ये वाला पार्ट n इज 1 बाई 2l रूट ऑफ t बाई m, दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये टर्म हमारा क्या हो गया इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी? सो ये 2 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी मिला, तो इसे हम क्या बोलेंगे? सेकेंड हार्मोनिक। नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज कॉल्ड हार्मोनिक। अब थर्ड मोड ऑफ वाइब्रेशन में क्या होगा? देयर विल बी फॉर्मेशन ऑफ 3 लूप्स। अगर यहाँ 3 लूप बन गए, ये ऐसे 3 लूप बन गए, तो एक लूप का लेंथ इज लैम्डा बाई 2, लैम्डा बाई 2, इसका भी लैम्डा बाई 2, इसका भी लैम्डा बाई 2, तो कितना हो गया? 3 लैम्डा बाई 2, राइट? तो L becomes 3 lambda 2 by 2। lambda 2 क्यों लिखा? क्योंकि wavelength has been changed। So 3 lambda 2 by 2 हो गया, तो lambda 2 क्या हुआ? It becomes 2L by 3। तो V हमें पता है N2 lambda 2 होता है, तो N2 क्या हुआ? V by lambda 2, राइट? V by lambda 2, बट lambda 2 कितना है? 2L by 3। lambda 2L is 2L, lambda 2 is 2L by 3, तो 3 ऊपर चला जाएगा, तो 3 इंटू V by 2L। तो V by 2L क्या था? वापस से V का वैल्यू डाल दिया, रूट ऑफ t बाई m, और 2L तो 2L था, तो ये पूरा पार्ट हमारा क्या हो गया?
दिस इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो 3 टाइम्स ऑफ ये पार्ट, दैट इज द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी, सो इट बिकम्स 3n। तो 3 टाइम्स ऑफ फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है, तो इसे क्या बोलेंगे, थर्ड हार्मोनिक और सेकंड ओवरटोन, थर्ड हार्मोनिक और सेकंड overtone. So this is the frequency of third harmonic or second overtone. This video lecture is as for the revision. It's not exactly lecture video lecture, but it is kind of revision वाला part. ठीक है, तो हमने ये भी पार्ट डिस्कस कर लिया। अब चलते हैं नेक्स्ट पार्ट पे, दैट इज द लॉज ऑफ वाइब्रेशन, लॉज ऑफ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग। ठीक है, तो बेसिकली हमने क्या फॉर्मूला पढ़ा, n इज इक्वल्स टू 1/2l रूट ऑफ t बाई m, राइट, n इज इक्वल्स टू 1/2l रूट ऑफ t बाई m। तो बहुत कॉमन सी चीजें हैं, आपको पहली चीज तो सारे टर्म्स पता होने चाहिए। t इज द टेंशन इन द स्ट्रिंग, m इज द मास पर यूनिट लेंथ और लीनियर डेंसिटी ऑफ द स्ट्रिंग। तो हम लोग देख रहे हैं अगर t और m कांस्टेंट रख दिया तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l, राइट। और अगर ये ऐसा हुआ तो जस्ट वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, n1 इज इक्वल्स टू k इंटू 1/l1 एंड n2 चाहिए तो k इंटू 1/l2, दोनों को डिवाइड कर लीजिए। अगर ये 1/2 हम कर ले तो n1/n2 विल बी k कैंसल l2/l1। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर ले तो n1l1 इज इक्वल्स टू n2l2, राइट। एक हमें बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला मिल गया विच वी कैन यूज फर्दर। यस, तो ये हमारा लॉ ऑफ लेंथ है। तो लॉ ऑफ लेंथ हमने क्या देखा कि अगर टी और एम, टेंशन और मास पर यूनिट लेंथ इज केप्ट कांस्टेंट, देन फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, 1 लिखा है ना, तो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग, यहाँ पे वही दिया हुआ पूरा स्टेटमेंट। तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू l इफ t एंड m आर केप्ट कांस्टेंट, तो NL is equals to constant। अगर NL constant हुआ तो N1 L1 is equals to N2 L2। ये हमारा लॉ ऑफ लेंथ हो गया। अब हम देखें लॉ ऑफ टेंशन की बात करें। लॉ ऑफ टेंशन वापस से फार्मूले पे आ जाए तो फार्मूला हमें पता है n is equals to 1/2l रूट ऑफ t by m। टेंशन की बात कर रहे हैं, t की बात कर रहे हैं, तो अगर L और m कांस्टेंट हो गए तो n is directly proportional to root of tension, right? That term is here, law of tension, that is n is directly proportional to root of t if L and m are kept constant। तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, n1 by n2 is equals to root of t1 by t2। ठीक है, ये फॉर्मूला मिल गया। तीसरा है लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। लीनियर डेंसिटी का टर्म मैं बार बार इसको बोल रहा हूँ कि स्मॉल m जो है वो मास पर यूनिट लेंथ है, मास पर यूनिट लेंथ, और इसी मास पर यूनिट लेंथ को हम लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, दिस इज लीनियर डेंसिटी। तो मास पर यूनिट लेंथ या लीनियर डेंसिटी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि फॉर्मूला हमारा ये है, वापस से मैं लिख रहा हूँ, n इज इक्वल्स टू 1/2l रूट ऑफ t बाई m, राइट। तो अगर t और l कांस्टेंट हो जाए तो n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ n। ये हमारा थर्ड लॉ हो गया, लॉ ऑफ लीनियर डेंसिटी। तो इट स्टेट्स दैट द फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी ऑफ अ वाइब्रेटिंग स्ट्रिंग इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द linear, inversely proportional to the square root of linear density और mass per unit length, right? तो यहाँ पे वही टर्म दिया है, n is inversely proportional to m। तो I can say n1 by n2 अगर चाहिए तो it will be root of m2 by m1। फाइन, ये हमारा बेसिक फार्मूला हो गया। अब इसके और एक फॉर्मेट है, यहाँ तो ये हमने लिख ही दिया है, एक और फॉर्मेट है कि इफ n इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ m, तो प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाएंगे तो कोई कांस्टेंट k आएगा, यहाँ वो कांस्टेंट k है, इनटू स्मॉल m हमने बताया था कि इट इज मास पर यूनिट लेंथ, तो मास डिवाइडेड बाय लेंथ हो गया m बाई l, तो k l ऊपर चला गया, रूट ऑफ l बाई m। अब m जो है, मास जो है, मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी,
मास क्या होता है, वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, क्योंकि आपको पता है डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम, मास अपॉन वॉल्यूम। तो वॉल्यूम क्या होगा, डेंसिटी इनटू वॉल्यूम या वॉल्यूम इनटू डेंसिटी। तो यहाँ हम लोग वायर की बात कर रहे हैं ना, स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग इज काइंड ऑफ वायर, तो इसका लेंथ इज एल, हाइट इज काइंड ऑफ लेंथ, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। सिलिंड्रिकल होता है ना, सिलेंडर का क्रॉस सेक्शनल एरिया इज पाई आर स्क्वायर, और हाइट इज काइंड ऑफ लेंथ। तो यहां से हम पार्ट देखें तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, एच होता है तो एच की जगह यहाँ एल हो गया, तो पाई आर स्क्वायर एल, और ये एल ऊपर है तो लेंथ लेंथ गेट कैंसल इनटू रो, ये वाला रो यहाँ पे डेंसिटी। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि के जो है, सॉरी एन जो है, ये पूरा फॉर्मूला एन के लिए, एन इज नीचे है आर स्क्वायर, तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ आर स्क्वायर, तो रूट ऑफ आर स्क्वायर इज आर, तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेडियस, और दूसरा डेंसिटी के रूट में 1 अपॉन, तो एन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। तो ये दो नए नए फॉर्मूलाज हमने लिख दिए हैं। तो आई होप टिल हियर एवरीथिंग इज सो क्लियर। यस, अब एक और इम्पॉर्टेंट पार्ट है, दैट इज द बीट का फॉर्मेशन, और ये इस चैप्टर का लास्ट पार्ट होगा। बीट का फॉर्मेशन जो है, बीट क्या होता है, बीट फ्रीक्वेंसी क्या होती है। हमने चैप्टर के स्टार्टिंग में देखा कि एम्पलीट्यूड सेम है, बट अगर वेव्स जो है वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रैवल कर रही है तो स्टेशनरी वेव हो गई, उनका कॉम्बिनेशन निकाला था। चैप्टर का नाम ही सुपरपोजिशन ऑफ वेव है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर वेव्स, राइट। फिर एक निकाला कि अगर उनके एम्पलीट्यूड्स अलग अलग हैं और फेज डिफरेंसेस अलग अलग है, राइट, तो उनका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड क्या होगा, वो निकाला था। अब दो सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव्स हैं, दे आर आइडेंटिकल इन ऑल एस्पेक्ट्स, बट देयर इज स्लाइटली डिफरेंस इन द फ्रीक्वेंसीज, और फ्रीक्वेंसी का डिफरेंस हुआ तो दे विल फॉर्म बीट्स। तो बीट का फॉर्मेशन है, एनालिटिकल मेथड टू डिटरमाइन द बीट फ्रीक्वेंसी। तो हम लोग एज्यूम कर लेते हैं कि एक वेव है, ये वेव जिसकी फ्रीक्वेंसी, जिसका इक्वेशन y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई n1 इंटू टी, n1 इसकी फ्रीक्वेंसी है, राइट। ये देख रहे हैं ना, एक वेव यहाँ से यहाँ, एक वेव, तो ये फ्रीक्वेंसी यहाँ दिखा रहा है, और ये दूसरा वेव है, दूसरा वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी y2 इज इक्वल्स टू, एम्पलीट्यूड दोनों के सेम है, एम्पलीट्यूड सेम है दोनों के, एम्पलीट्यूड सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी स्लाइटली अलग अलग है। तो दूसरे का इक्वेशन है y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई n2 इंटू टी, n2 इसकी फ्रीक्वेंसी, n1 इसकी फ्रीक्वेंसी, दोनों जब कंबाइन होंगे तो इनका जो फ्रीक्वेंसी बनता है वो ये बनता है, एंड दिस इज y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2। तो ये जो बन रहा है ना, ये बीट बन रहे हैं, क्या बन रहे हैं, बीट्स बन रहे हैं। तो हम लोग देख रहे हैं कि जब बीट का फॉर्मेशन हो रहा है तो कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, और कुछ पॉइंट ऐसे हैं जहाँ पे एम्पलीट्यूड मिनिमम है। जहाँ पे मैक्सिमम एम्पलीट्यूड होता है दैट इज द वैक्सिंग का कंडीशन, और जहाँ पे मिनिमम होता है दैट इज द कंडीशन ऑफ वैनिंग, ठीक है। ये याद रखिएगा, आगे आएगा। तो हम लोग क्या देख रहे हैं अब, डेरिवेशन के लिए कंसीडर टू साउंड वेव्स हैविंग सेम एम्पलीट्यूड बट स्लाइटली डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज n1 एंड n2। तो हमने एज्यूम कर लिया कि उनके इक्वेशंस क्या है, y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई n1 इंटू टी माइनस एक्स बाय लेमडा, और दूसरा y2 इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई n2 इंटू टी माइनस एक्स बाय लेमडा। तो हम देख रहे हैं कि सिर्फ इनकी फ्रीक्वेंसीज अलग अलग है, राइट। तो y बी द रिजल्टेंट डिस्प्लेसमेंट, तो अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन y हमें क्या मिल गया, हमने इन दोनों को कंबाइन किया ना, ये बताया y इज इक्वल्स टू y1 प्लस y2 है। तो दोनों के इक्वेशंस अभी हमने पीछे देखा, एट x इज इक्वल्स टू 0, तो एट x इज इक्वल्स टू 0 बोला, एट x इज इक्वल्स टू 0। अगर x 0 हो गया तो ये पार्ट पूरा 0 हो गया, खत्म हो गया, ये भी पार्ट पूरा 0 हो गया। तो ये इक्वेशन क्या मिला, y1 इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई n1 इंटू टी,
और ये y2 इज इक्वल टू a sin 2 पाई n2 इंटू टी। तो ये कंडीशन हमने डाल दिया एट x इज इक्वल टू 0। y1 क्या हो गया a sin 2 पाई n1 इंटू टी और y2 क्या हो गया a sin 2 पाई n2 इंटू टी। तो दोनों को कंबाइन किया तो दोनों के एम्पलीट्यूड सेम है, एम्पलीट्यूड वाला पार्ट हमने कॉमन ले लिया, ये पार्ट प्लस ये पार्ट sin 2 पाई n1 इंटू टी प्लस sin 2 पाई n1 इंटू टी। अब ये हो गया हमारा sin c, ये c और ये d, sin c प्लस sin d। अब आपको sin c प्लस sin d का फॉर्मूला पता है, sin c प्लस sin d मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, sin c प्लस sin d इज 2 sin c प्लस d बाई 2 इंटू cos c माइनस d बाई 2, ये हमारा फार्मूला है, राइट। तो इस फार्मूले के हिसाब से हम इसको ये कर लें, a हमारा है 2, यहाँ लिखा साइन ये है, c इतना है, d इतना है, तो c प्लस d में से देख रहे हैं 2 पाई t कॉमन है, 2 पाई t वो अगले स्टेप में हमने ले लिया, 2 पाई t कॉमन हो गया तो n1 प्लस n2 बाई 2, राइट। और cos c माइनस d बाई 2, तो इनमें भी 2 पाई t कॉमन है, 2 पाई t कॉमन है, तो बचा क्या n1 माइनस n2 बाई 2, n1 माइनस n2 बाई 2 इंटू दिस वन, राइट। अब यहाँ पे हम एक एजम्पशन ले लेते हैं, एजम्पशन ये है कि ये जो पार्ट है 2a cos 2 पाई t n1 माइनस n2 बाई 2 को हम लोग क्या एज्यूम कर लेते हैं, लेट लिखा है, पूरे को क्या एज्यूम कर लिया, कैपिटल ए इज द रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, राइट। क्या है ये, रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड, और n1 प्लस n2 बाई 2 को हमने n एज्यूम कर लिया, ये दोनों एजम्पशन है, लेट लिखा है, ठीक है, ये दोनों एजम्पशन है। तो y इज इक्वल्स टू हमें क्या मिल गया, ये पूरा पार्ट हमारा कैपिटल ए हो गया, इतना पूरा पार्ट ये वाला, ये कैपिटल ए हो गया, कैपिटल ए साइन 2 पाई टी 2 पाई एन टी आई कैन से, तो जो रिजल्टेंट हमें मिला वो मिल गया, दिस इज y इज इक्वल्स टू a साइन 2 पाई एन टी, एंड दिस इंडिकेट कि दोनों जो हमने इक्वेशंस लिए थे वो भी सिमिलर टाइप के थे, सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव थे, उनका रिजल्टेंट भी हमें सिंपल हार्मोनिक प्रोग्रेसिव वेव मिला, राइट। तो ये पार्ट ओके। नेक्स्ट वन वी विल हैव फाइन। अब यहाँ कंडीशन यहाँ पे लिख दिया, y इज इक्वल टू a sin 2 पाई n1 इंटू 2 पाई nt। अब कंडीशन फॉर वैक्सिंग हमने क्या बताया था, वैक्सिंग और वैनिंग, वैक्सिंग क्या बताया था, जहां पे रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड मैक्सिमम होता है, इट इज द पॉइंट एट विच रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड इज मैक्सिमम, दैट इज वैक्सिंग, राइट। तो वैक्सिंग के लिए कंडीशन क्या होगा, ये हमारा स्टैंडर्ड इक्वेशन है, हमने ये जो लेट लिखा था ना, लेट वाला पार्ट, लेट, तो a वाज दिस वन। अब इसमें हम देखेंगे वैक्सिंग के लिए जो रिजल्ट एंड एम्पलीट्यूड है इट मस्ट बी 2a, तो 2a कब होगा, अब इसके साथ भी cos है, हमने ऐसा सिमिलर ऑलरेडी किया है, cos है इसके साथ में, तो cos के किसका वैल्यू, अच्छा ये 2a तभी होगा जब इसका वैल्यू 1 हो जाए, राइट, क्योंकि 2a इंटू 1 विल बी 2a, तो इसका वैल्यू cos ऑफ 2 पाई t n1 माइनस n2 बाई 2 का वैल्यू इट मस्ट बी प्लस माइनस 1, तो फिर से cos के किसका वैल्यू प्लस माइनस 1 होता है, cos 0 is 1, cos 180 is minus 1, plus 1 and so on, तो cos हटा दिया, तो ये वैल्यू must be equals to 0 pi and so on। अब फिर से कंडीशन डाल रहे हैं कि if 2 pi t1 is n1 minus n2 by 2 is equals to 0, पहला वाला वैल्यू, तो हमें t1 क्या मिला, t1 we get as 0 when t2, ये 2 pi t2 n1 minus n2 is equals to pi, सेकेंड वैल्यू पाई, तो पाई गेट कैंसिल, ये 2 is 2 से कैंसिल, तो t2 क्या मिला 1 by n1 minus n2, राइट, 1 by n1 minus n2। सिमिलरली t3 निकालेंगे जो इस वैल्यू के लिए 2 पाई के लिए निकालेंगे, 2 पाई के लिए, तो 2 पाई पूरा कैंसिल, तो आपको मिला 2 by n1 minus n2। देखिए 2 t3 चाहिए ना, t3 चाहिए तो ये पूरा टर्म इधर जाएगा, ये वाला, तो 2 by n1 minus n2 एंड सो ऑन।
तो हम लोग देख रहे हैं कि टाइम पीरियड क्या मिला, कि मतलब दो हम लोग क्या निकाल रहे हैं, ये दो वैक्सिंग वाले प्लेसेस के बीच में टाइम क्या होगा, दैट इज द टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड विल बी एनी टाइम माइनस प्रीवियस वन, एनी वैल्यू ऑफ टाइम माइनस प्रीवियस वन। तो आप चाहे t2 माइनस t1 कर लो, t2 माइनस t1, या t3 माइनस t2, t3 माइनस t2 करोगे तो भी सेम वैल्यूज आएंगे, t3 माइनस t2 तो भी सेम वैल्यूज आएंगे। तो हमें मिलेगा इट विल बी 1 अपॉन n1 माइनस n2। ये टाइम पीरियड हो गया। तो फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 अपॉन टाइम पीरियड। तो इसका भी रेसिप्रोकल लोगे तो n1 माइनस n2, n1 माइनस n2 इज कॉल्ड द बीट फ्रीक्वेंसी। तो बीट फ्रीक्वेंसी हमें क्या मिल गया, n1 माइनस n2। अगर आप लोग को ये सब चीजों का डिटेल्ड वीडियो चाहिए तो ऑलरेडी चैनल पे है, आप लोग वहां से जाके विजिट कर सकते हो, जिसमें मैंने डेरिवेशन 1 बाय 1 बताया है। ये डेरिवेशन आज का जो वीडियो है, इट इज काइंड ऑफ व्हाट वी कैन से वन शॉर्ट वीडियो या एक्सप्लेनेशन है। आप एग्जाम प्रिपरेशन के हिसाब से आप इसको देख सकते हो कि कम टाइम में आपको पूरा चैप्टर का एक रिव्यू मिल जाए, आपका रिवीजन एक हो जाए। इट इज दैट काइंड ऑफ वीडियो। ओके, तो ये हमने किसके लिए कंडीशन निकाला था, दिस वाज द कंडीशन फॉर वैक्सिंग। सेम वे हम लोग वैनिंग के लिए जा सकते हैं। तो वैनिंग के लिए क्या कंडीशन होगी, एज वी कैन से कंडीशन फॉर वैनिंग। वैनिंग में भी सेम चीजें हैं कि वैनिंग क्या है, यहाँ मैंने गलत लिख दिया, वैक्सिंग नहीं है, वैनिंग है। ये आप चेंजेस कर लेना। वैनिंग आर द पॉइंट इन द मीडियम एट विच एम्पलीट्यूड इज मिनिमम, वैनिंग है ये, वैनिंग। तो ए का फॉर्मूला हमारा ये है। अब मिनिमम चाहिए तो ए मस्ट बी 0, मिनिमम वैल्यू 0 होगा ना, 0। तो कॉस के किसका वैल्यू 0 होता है, तो इतना जो पार्ट है कॉस वाला, कॉस के किसका वैल्यू 0 होता है, कॉस 90 0, 90 पाई बाई 2, 3 पाई बाई 2, 5 पाई बाई 2, 7 पाई बाई 2 एंड सो ऑन। तो हमने यहाँ पे ये डाल दिया कि 2 पाई t n1 minus n2 by 2 is equals to pi by 2, 3 pi by 2, 5 pi by 2 and so on। यहाँ से फिर से हम एक एक वैल्यू लेके चलेंगे कि 2 pi t n1 minus n2 by 2 is equals to pi by 2, तो यहाँ से t1 ले लेंगे, राइट। फिर ऐसे ही दूसरा वैल्यू लेके 3 pi by 2 वाला, तो t2 ले लेंगे। और फिर से हम किसी भी टाइम में से प्रीवियस टाइम को माइनस करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, क्या मिलेगा, टाइम पीरियड। तो टाइम पीरियड निकालेंगे। यहाँ भी हमने t2 माइनस t1 कर लिया, तो देखिए t2 ये है माइनस t1 ये है, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, तो वैल्यू हम सब्ट्रैक्ट कर लेंगे 3 माइनस 1, 2 बाई 2 n1 माइनस n2, राइट। 3 माइनस 1 2 आ जाएगा ना ऊपर, 2 बाई डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, तो 2 n1 माइनस n2, 2 2 कैंसल, तो आपको मिला 1 बाई n1 माइनस n2। ये t का वैल्यू हो गया 1 बाई n1 माइनस n2। सो बीट फ्रीक्वेंसी विल बी 1 अपॉन टाइम पीरियड, तो इसका रेसिप्रोकल ले लिया विच विल बी n1 माइनस n2। तो बीट फ्रीक्वेंसी अल्टीमेटली हमें फिर से क्या मिल गया, n1 माइनस n2, राइट। बीट फ्रीक्वेंसी हमें मिल गया n1 माइनस n2। सो जस्ट हमने पूरे चैप्टर का एक रिव्यू आप लोग को दे दिया। तो नाउ वी हैव finished this topic, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स। आई होप आप लोग को पूरा वीडियो समझ में आया होगा, चैप्टर का एक्सप्लेनेशन इन वन शॉट अच्छा लगा होगा। तो प्लीज आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सकता है वीडियो को शेयर करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच।